Assalamu alaikum everyone. Today we are going to have a lecture on 26th Amendment. कि 26th Amendment in the Constitution of Pakistan क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसको फिर एनालिसिस करेंगे कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसके बाद उसकी implications and then we will study the criticism on this amendment and lastly we will also cover some kind of एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस जिसके ऊपर मैं आउटलाइन आपको शेयर करूंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसमें गूगल क्लासरूम का एक्सेस दे दिया है, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किया है। तो उसके अंदर मैंने अभी इसकी स्लाइड्स शेयर की हैं। क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं या पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस हैं, जो भी मैं सेशन लूँगा, इनकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, चाहे आप maybe because of any issue, I know that there is internet issue all over Pakistan and I can also understand कि आपकी जो अर्जेंट असाइनमेंट्स आ जाती हैं या कोई भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्लास लेने में मसला होता है। तो आई ऑलवेज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स ऑफ आर क्लासेस, जो कि हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं और इसमें कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे उनकी भी आपको एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगी। आपका जो काम है क्लास के अंदर, यू जस्ट हैव टू लिसन टू माय लेक्चर्स कि मैं इसमें आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन यू हैव टू मेक सिंपल शॉर्ट नोट्स। जैसा कि पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे एक्सप्लेन किया कि दे गॉट गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। व्हाट वाज द मेन रीजन? The main reason was, yes, they followed my instructions, but they also did good revision. अब रिवीजन के अंदर आई नो कि सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द सीएसएस एग्जाम्स बट सम ऑफ यू आर न्यू। तो जो न्यू हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ये थोड़ा इशू आता है कि जी हमने नोट्स एक एक चीज़ लिखनी है। ऐसा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो एग्जाम में आप उनको रिवाइज करते हैं और उससे आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने चीज़ों को नोट करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और इस दफ़ा आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर शॉर्ट नोट्स। एट द एंड ऑफ द क्लास जो मैं आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस दिया करूँगा वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिया करूँगा, जिसके ऊपर आउटलाइन ऑलरेडी बनी होगी। तो आपका काम ये होगा कि उसको आप चाहे प्रिंट कर लें या उसको एज इट इज़ जोट डाउन कर लें। उसके अंदर आपने इस स्लाइड्स के ऊपर से चीज़ें प्रोवाइड करनी है, मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट्स लिखे होंगे, कोई भी आपको की पॉइंट नजर आता है, आप उसको सिंपल इनकॉर्पोरेट कर लिया करें इन पॉइंट्स के अंदर। तो ये चीजें हैं कुछ बताने वाली आपको। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर है 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसी अमेंडमेंट और एक ऐसे टाइम पे आई जो कि बहुत ही ज्यादा जिसकी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 26 अमेंडमेंट है क्या। उससे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये क्यों पेश आई, इसकी जरूरत क्या पड़ी। वाई वी आर अमेंडिंग द होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिकली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम उसको पूरे के पूरे को उसके अंदर 27 क्लॉजेस को चेंज कर रहे हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दैट। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। अब सबसे पहले हम इससे आगे जाएं, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताता चलूं कि जो आपके पास 26 अमेंडमेंट आई, इसमें जो मेजॉरिटी चेंजेस आई हैं वो आई हैं रिलेटेड टू योर जुडिशरी। अब जुडिशरी से रिलेटेड इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, इसमें सबसे पहले देखने में आया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात की गई कि हु विल अपॉइंट द जजेस इन द हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट से मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जुडिशरी की वो कौन करेगा। इसके ऊपर हम हिस्ट्री में भी जाके भी देखेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा। फिर उसके बाद बारी आई कि जी इनकी जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सीजेपी, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हु विल बी द सीजेपी, और उसकी पावर्स क्या होंगी। ठीक है, इसके ऊपर बहस की गई। और उसके बाद बारी आई कि जी इनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन किस तरह की जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर भी इसको थोड़ा सा इस अमेंडमेंट्स के अंदर उसको ऐड किया गया।
और उसके बाद बारी की गई कि जी इनकी ओवरसाइट किस तरह की जाएगी, और उसकी वजह से जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, जो कमीशन बनाई गई, कमेटी बनाई गई, उनको ये रोल दिया गया कि वो किस तरह इनकी ओवरसाइट करेंगे और किस तरह इनकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन करेंगे। तो ये एक ब्रॉडर ओवरव्यू है आपके 26 अमेंडमेंट का। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी आई जो कि जुडिशरी के अलावा कुछ चीज़ों पे टच किया गया, जिस तरह 9A, आर्टिकल 9A, जिसमें एक पीसफुल एंड सिक्योर प्योर एनवायरनमेंट की बात की गई, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, वो ऐड किया गया 9A। इसके बाद इसके अंदर जो था वो रिबा को ख़त्म करने की एक शिक ऐड की गई, और इसके बाद इसके अंदर मेजर चीज़ ऐड की गई कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी अगर मेंबर एक्स की जो लिमिट है, जो उनकी अपॉइंटमेंट ड्यू है जब तक होती है, अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर सकेंगे जब तक कि उनका सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं होता। तो ये कुछ मेजर इसके अंदर चेंजिंग जो थी वो लेके आई गई। अब हम आगे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये कुछ मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया ताकि भाई हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर आप इसमें पीछे देखें और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है 26 अमेंडमेंट से, तो आप इस तरह का इंट्रोडक्शन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रीड करूं कि 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान विच रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 21st, तो दिस डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। MCQs भी पूछा जा सकता है। इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन कंट्रीज ऑनगोइंग डिस्कोर्स ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स। This amendment consisting of 27 clauses aims to redefine. अब 27 clauses इस वजह से ऐड किया गया कि you are giving some stat, some fact in your introduction to make it more a kind of current affairs introduction। ठीक है कि भाई ये current affairs मुझे पता है कि कब आई है और इसके अंदर जो major changing है वो क्या है। एक just आप hint दे रहे हैं examiner को। It aims to redefine the balance of power between the judiciary and the parliament, particularly in the realm of judicial appointments. The core objective of the amendment is to introduce greater parliamentary oversight on judicial matters, curbing the influence of Supreme Court and expanding the role of elected representatives in the Judicial Commission of Pakistan. This development arises from a long-standing history. अब मैंने उसमें आप बताना है कि ये कैसे आई। A long-standing history of political activism, tension between the judiciary and legislature in Pakistan. This amendment not only reconfigures the dynamics of judicial appointments, but also echoes the famous Roman question, quis custodiet ipsos custodes. It means who will guard the guards. That is very important. ये quotation याद कर लें आप लोग। Who will guard the guards? As it takes to establish a system of check and balances within the highest echelons of power. तो ये एक आपका बड़ा एक कैप्टिवेटिंग और कैची इंट्रोडक्शन हो सकता है। आई रिक्वेस्ट कि आप ये स्क्रीन के ऊपर एनोटेशन यूज ना करें। नाउ गोइंग टू द हिस्ट्री, लेट्स स्टार्ट द बैकग्राउंड ऑफ 26 अमेंडमेंट। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह इश्यू ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक इसका प्रीकर्सर बनता है 26 अमेंडमेंट का, और दूसरी किस तरह द यूज ऑफ पावर बाय द जुडिशरी, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है कि जी पावर सेपरेट है, एग्जेक्टिव अपने डोमेन के अंदर काम करे, जुडिशरी अपने डोमेन के अंदर काम करे, लेजिस्लेटिव अपने डोमेन के अंदर काम करे। लेकिन हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देखेंगे कि किस तरह जुडिशरी ने एक अपनी डोमेन से बाहर जाके आउटरीच करके एग्जेक्टिव की और पार्लियामेंट की पावर्स को इरोड किया, और उस वजह से 26 अमेंडमेंट आई। इसके अलावा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट इसका प्रीकर्सर है कि नेक्स्ट CJP कौन होगा, भाई हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करेगा। पहले क्या होता था कि जजेस खुद जूनियर जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ओवरसाइट थी, जो चेक्स थे कि किस तरह आप जुडिशरी को भी इन चेक रखेंगे। इससे पहले जुडिशरी एक बिल्कुल इंस्टीट्यूट, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनता जा रहा था, जिसके अंदर ना एग्जेक्टिव मेडल कर सकती थी ना लेजिस्लेशन मेडल कर सकती थी। तो इसको चेंज करने के लिए 26 अमेंडमेंट आई है। अब हम इन दोनों को इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, थोड़ा सा इजी है। उसके बाद फिर हम सो मोटो पावर्स को देखेंगे, जुडिशियल आउटरीच को देखेंगे, या जिसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको देखेंगे।
अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देखें तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस अगर आप स्टडी करें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 56 और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर एज सच कोई आउटलाइंस, कोई पैरामीटर्स गिवन नहीं थे कि भाई आपने किस तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करनी है, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशरी। पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था जजेस को, बोथ इन हाई कोर्ट्स एंड इन सुप्रीम कोर्ट्स, विद द सजेशन फ्रॉम दीज ऑनरेबल कोर्ट्स। लेकिन चीजें चेंज हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स सजेशंस देती थी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। लेकिन इसके अंदर जो ज्यादा चलती थी वो एग्जेक्टिव की चलती थी या लेजिस्लेशन की चलती थी, कि उनकी एक मोनोपोली थी, वो अपनी मर्जी से जजेस जो थे वो अपॉइंट करते थे, लाजमी उनके लिए नहीं था कि उन सजेशंस को फॉलो करें। 1973 से ये चीज चलती रही 1996 तक। अब 1996 तक और 1973 से 1996 तक ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करने लगा हूं जज की, तो उसमें लेजिस्लेशन यानी जो जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो अपना रोल प्ले करती थी, उसमें उनकी पसंदीदगी आ जाती थी, फेवरेटिज्म आ जाती थी। वो जो हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनकी भेजी गई सजेशंस को फॉलो में भी नहीं किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट की भी अपॉइंटमेंट्स में यही चीज फॉलो की गई। लेकिन ये चीज चेंज हो जाती है 1996 में। 1996 में एक ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑल टुगेदर ऑल्टर हो जाती हैं, उसकी डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। और क्या चेंज आता है? वॉइस के अंदर डिस्टोर्शन तो नहीं है? डू लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। वॉइस में डिस्टोर्शन तो नहीं आ रही? जरा मैसेज कर दें स्टूडेंट्स। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स को अगर डिस्टोर्शन आ रही है तो वो अपना नेट चेक कर लें। इट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जी 1996 के अंदर क्या हुआ। 1996 के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है अल जिहाद केस आता है, जिसके अंदर कोर्ट ये रूल करती है, सुप्रीम कोर्ट, कि नहीं भाई, अब आपने यानी पार्लियामेंट को कहती है कि आपने फॉलो करनी है हमारी रिकमेंडेशन। यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए जो हम रिकमेंड करेंगे ना, यानी जो जुडिशरी रिकमेंड करेगी, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। और अगर आप वो रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करते तो आपने हमसे परमिशन लेनी है कि भाई किस वजह से आपको ये रिकमेंडेशन पसंद नहीं आई और आपने अपनी मर्जी से क्यों लगाया। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई नहीं थी, ये चीज जुडिशियल जो डिसीजन था उसकी वजह से एड ऑन हो गई। तो इसकी वजह से हम देखते हैं क्या होता है कि एक जुडिशरी के ऊपर जो एक चेक्स था कि जी पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी जजेस को और उसमें वो अपनी से इंक्लूड कर सकती थी, वो 1996 के बाद खत्म हो गया। अब 1996 से हम चलते हैं आगे 2010 में। उससे उसके दरमियान जो पीरियड था वो मुशर्रफ का था, और मुशर्रफ ने छेड़छाड़ की कॉन्स्टिट्यूशन में। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद इट, वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज थी 1973 में। अब आ जाती है 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट आप लोगों ने स्टडी भी की हुई है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको 18th अमेंडमेंट का शायद ये तो पता है कि जी इसकी वजह से पार्लियामेंट सुप्रीम बनती है। 58(2)(b) यानी जो प्रेसिडेंट की पावर है टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, वो ले ली जाती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। कंकरेंट सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर एक और भी चेंज आई, जिसकी वजह से जो पूरी जुडिशियल अपॉइंटमेंट थी उसको भी चेंज किया गया। वो क्या चेंज? उसके अंदर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एवर इंट्रोड्यूस्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ये भी एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए, और 26th अमेंडमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी जेसीपी, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अब इसका पर्पस क्या था? जुडिशियल कमीशन, अभी आगे जाके बताऊंगा कि इसके मेंबर्स कौन से थे। ये इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया
कि ये बॉडी हेड करती थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर सीनियर जजेस होते थे, अटॉर्नी जनरल जो कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था वो होता था, फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते थे, और बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। अब जुडिशियल कमीशन का काम दिया गया 18th अमेंडमेंट में कि भाई आप नॉमिनेट करेंगे कैंडिडेट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वैकेंसीज, यानी जब कोई जज जो है वो रिटायर होता है तो उसकी वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस वैकेंसी को फिल इन करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी, यानी जैसे आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं सीएसएस पास करके, देयर इज अ होल प्रोसीजर बिहाइंड इट। लेकिन अब जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट्स होनी है कि हु विल बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, हु विल बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देर इज नो डायरेक्ट एग्जामिनेशन, देर इज नो डायरेक्ट प्रोसीजर कि जी अगर सेशन जज है तो वो प्रोमोट होके हाई कोर्ट का जज बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इसकी पूरी की पूरी एक तरीके का है जिसमें नॉमिनेशंस ली जाती हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और 18th अमेंडमेंट के अंदर बताई गई कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नॉमिनेशंस लेगा। और सेकंड स्टेप क्या होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये होना था कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेजी जानी थी, यानी वो रिकमेंडेशंस, वो नॉमिनेशंस जो कि जुडिशियल कमीशन ने देनी थी। पहले क्या होता था 18th अमेंडमेंट से पहले, कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन आती थी वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चली जाती थी, यानी पार्लियामेंट वाज बाईपास्ड, पार्लियामेंट को पता ही नहीं हो रहा था कि किस तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो एक पूरे तरीके को बाईपास करते हुए डायरेक्ट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऐड किए गए। किसके रिप्रेजेंटेटिव ऐड किए गए, जुडिशरी की साइड से और एग्जेक्टिव की साइड से, पार्लियामेंट की साइड से, कि भाई आप नॉमिनेशंस देंगे कि कौन बनेगा पार्ट आपकी जुडिशरी का। और वो नॉमिनेशन डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो कि पार्लियामेंट के लोगों के ऊपर बनी होगी। और वो क्या करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, इट विल कंप्राइज फ्रॉम बोथ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ट्रेजरी एंड ओपोजिशन मेंबर्स इसके पार्ट होंगे। ये कंफर्म करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्ट बनेंगे हाई कोर्ट का और कौन बनेगा पार्ट सुप्रीम कोर्ट का। यानी ये एक एडिशनल, ये चीज एक एडिशनल चेक्स के तौर पे ऐड की गई 18th अमेंडमेंट में। लेकिन क्या होता है उसके बाद 2010 के अंदर ये अमेंडमेंट आती है। 2011 के अंदर एक फेमस केस है, दोबारा आप याद कर लें उसको, हम जज केस भी कहते हैं, या उसको आप ये नदीम अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे 1996 के अंदर अल जिहाद केस था, इसी तरह 2011 के अंदर ये वाला केस था जज केस। जी आवाज मेरी क्लियर? वाई सम माइक्स आर ओपन? वेट, लेट मी म्यूट एवरीवन। सॉरी, आई डिडंट नो के माइक ओपन थे। अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? जी, फ्रॉम माय साइड इट इज क्लियर। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो अपना इंटरनेट चेक कर ले। अच्छा जी, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग के 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आती है, 2011 के अंदर दोबारा एक केस आ जाता है। और वो केस क्या आता है कि जी आप किस तरह अपनी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें हमारी भेजी गई नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे उसको, अगर आपने रिजेक्ट करना है तो हमें बताएंगे कि भाई हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं, और हम यानी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम उसको रेक्टिफाई करके दोबारा भेजेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस था कि जो केस स्क्रूटनाइज करेगी नॉमिनेशंस को, वो पर्पस को ही खत्म कर दिया गया इस जज केस के अंदर, इसकी जो वर्डिक्ट होती है। एंड यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स होती हैं दे ऑल्सो एक्ट एज अ लॉ, वो बाइंडिंग होती हैं आपकी एग्जेक्टिव के ऊपर भी और पार्लियामेंट्री के ऊपर भी कि उसको फॉलो करना है। तो विद दिस डिसीजन जो पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उसकी वजह से आपकी जुडिशरी कहती है कि भाई ये जो 18th अमेंडमेंट के अंदर, यानी लोगों ने उसको चैलेंज किया 18th अमेंडमेंट के अंदर, और उस चैलेंज के तौर पे उन डिसीजंस में, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई हम मॉडिफाई करें 18th अमेंडमेंट को,
आप जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है इसके अंदर हमारी मेंबरशिप इंक्रीज करें, जुडिशरी की मेंबरशिप इंक्रीज करें। और 19th अमेंडमेंट आती है उसके बाद, यानी इस जज केस के बाद 19th अमेंडमेंट की जाती है पूरी की पूरी, और पार्लियामेंट्री कमेटी के रोल को बिल्कुल वीक कर दिया जाता है। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें पहले स्ट्रेंथ थी आपकी पार्लियामेंट की, उसको डिक्रीज करके जुडिशरी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है। और जो रोल पार्लियामेंट्री कमेटी का स्क्रूटनी में होना था उस रोल को भी खत्म कर दिया जाता है। तो 19th अमेंडमेंट इफेक्टिवली रिमूव्स ऑल काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो कि 18th अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये वो दो केसेस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो ये एक हिस्ट्री थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की पाकिस्तान के अंदर। 26th अमेंडमेंट ने इस चीज को चेंज किया, अभी हम देखेंगे जाके। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन, मेन रीजन बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ 26th अमेंडमेंट। तो इट इज क्लियर कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। दो मेन केसेस मैंने आपको बताया, थोड़ी सी हमने ब्रीफ डिस्कशन की। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जुडिशियल एक्टिविज्म एक रीजन बनती है 26th अमेंडमेंट की। डू लेट मी नो इन द चैट कि ये चीज जो मैंने आपको बताई है इट इज क्लियर। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। अब एक दूसरा इशू आ जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जिसको आपने बहुत दफा सुना होगा, जिसमें सो मोटो पावर्स भी आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो जुडिशियल आउटरीच भी आ जाती है। वो मोस्टली जो तनकीद की जाती है जुडिशरी पे कि भाई जुडिशरी अपनी डोमेन से भर के काम कर रही है। तो जरा उसकी हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के अंदर। और अगर इसकी थोड़ी सी जेनेरिक सी आपको चीजें बताऊं तो ये मेन रीजन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, स्टार्टिंग फ्रॉम मौलवी तमीजुद्दीन केस, और रिसेंटली जो इसमें आपके डिफरेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट केसेस थे या पॉलिटिकल केसेस थे, इन सब के अंदर जुडिशरी का जो किरदार है दैट बेसिकली हाईलाइट्स के वाई 26 अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोबारा हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले अर्लियर जुडिशियल चैलेंजेस क्या थे एग्जेक्टिव पावर को। आपको मौलवी तमीजुद्दीन केस तो याद होगा। मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या था? ये वो केस था जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली, यानी जब पाकिस्तान वाज़े वजूद में आया 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। 1947 में आपको याद होगा कैबिनेट मिशन प्लान के बाद उन्होंने बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म प्लान होगा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा। लॉन्ग टर्म प्लान में उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली होगी और उसके बाद जो है वो अपना आइन बनाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्लान में तो ये दोनों के ज्वाइंट का होना था, फिर पार्टीशन प्लान आया और दोनों की इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई। लेकिन वो जो मिशन के पार्ट थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली होगी वो सेम रहा। उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स गए, आपकी डिफरेंट प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, स्टेट जो आपकी स्टेट्स थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसकी रिप्रेजेंटेशन गई, और उन्होंने पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली वाज आल्सो एक्टिंग एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दो काम कर रही थी साइमल्टेनियसली। 1954 के अंदर क्या हुआ, जो एट योर देन गवर्नर जनरल कौन से, जनरल गुलाम मोहम्मद, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली आपके गवर्नर जनरल के पावर्स को खत्म करने जा रही थी कि भाई ये असेंबली को डिसोल्व नहीं कर सकते, इन्होंने सिर्फ रबर स्टैम्प करना है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के बनाए हुए कवानीन को, तो उससे पहले आपके जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने असेंबली को ही डिसोल्व कर दिया। जब असेंबली को डिसोल्व किया गया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के जो हेड थे उनका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया गवर्नर जनरल का उसको खत्म कर दिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली को बहाल कर दिया। अब फेडरल जो कोर्ट आपकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो एग्जीक्यूटिव का आपके हेड थे, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया, एट दैट टाइम देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट बट देयर वाज अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया तो फेडरल कोर्ट में जस्टिस मुनीर अहमद उसका पार्ट थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि भाई जो गवर्नर जनरल ने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक था।
ये बेसिकली जरूरत थी, नजरिया जरूरत के तहत किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली अपना काम नहीं कर पाई इतने सालों में, तो इस वजह से इसको डिसोल्व करके नए सिरे से आप इलेक्शंस करवाएं और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बनाएं। सो दैट इज द फर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन विच जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल आउटरीच वाज रिपोर्टेड। अगर ये ना किया जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली चाहे जिस तरह का मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती, लेकिन दैट वुड बी अ सुप्रीम बॉडी, दैट वुड बी अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। लेकिन इस चीज को जुडिशरी ने इंटरफेयर किया और उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके बाद 200 केस आया। इट इज अ वेरी फेमस केस एज वेल, क्योंकि इसके ही नतीजे में जो आपका फर्स्ट एवर मार्शल लॉ था, जो कि अयूब खान ने लगाया, अयूब खान ने नहीं लगाया बल्कि अयूब खान वाज योर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके मार्शल लॉ को इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया और उसको जस्टिफाई किया। तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल आउटरीच, कि भाई किस तरह आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर सकते हैं। लेकिन दोबारा जस्टिस मुनीर साहब थे इसके जज, आपके इस फेडरल कोर्ट के, और उन्होंने कहा कि बेसिकली देखें जी, आपकी दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये मार्शल लॉ जब लगाया गया तो लोगों ने कोई तनकीद नहीं की, कोई रेवोल्यूशन नहीं आई, ठीक है। तो उन्होंने केल्सन थ्योरी, मतलब अपनी किस्म के उन्होंने जुडिशियल इंटरप्रेट किया, जुडिशियल थ्योरीज लगाई कि जी चूंकि कोई इनकलाब नहीं आया, लोग सड़कों पे नहीं निकले, तो इसका मतलब है लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे मार्शल लॉ लगा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल कि भाई क्या केस था क्या नहीं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इसका आउटकम क्या था। तो 200 केस के अंदर आपका जो फर्स्ट मार्शल लॉ था उसको जस्टिफाई किया गया। फिर आपकी हिस्ट्री के अंदर सेकंड मार्शल लॉ, सॉरी थर्ड मार्शल लॉ जो जिया ने लगाया, उसको फर्दर रेक्टिफाई किया गया। अच्छा, इफ समवन इज राइटिंग द थिंग्स तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, आप सिर्फ सुन लें, ठीक है। क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ और हिस्ट्री आपको समझने की जरूरत है। मैं सुनाते सुनाते ही आपको समझा दूंगा और आपको याद करा दूंगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। किसी ने ग्रुप में मैसेज किया हुआ था चैट में। तो नुसरत भुट्टो केस आपका तीसरा केस है जी, जिसके अंदर दोबारा जुडिशियल एक्टिविज्म को, जुडिशियल आउटरीच को, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को जस्टिफाई किया गया। और इसमें आपके जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया और मार्शल लॉ को दोबारा इसके अंदर क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो ये चीज आपका थर्ड जो है वो केस बन जाता है। उसके बाद अगर आप दोबारा देखें, एक मिनट, सॉरी जी, इसके बाद थर्ड केस आता है आपका जफर अली शाह केस। वेरी फेमस केस अगेन, इसके अंदर दोबारा आपके मार्शल लॉ को जो था वो सपोर्ट किया गया 1999 में, जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। तो ये केस जब आप इसको पढ़ेंगे, इसकी केस की स्टडी करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह जुडिशरी ने जस्टिफाई किया कि भाई मार्शल लॉ बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, पॉलिटिशियंस जो है वो करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसकी वजह से इनकलाब भी नहीं आया, लोगों ने सपोर्ट की है मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ बिल्कुल जस्टिफाई है और आप कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेयंस रख सकते हैं। तो दैट वाज द थर्ड केस। फिर उसके बाद अल जिहाद केस मैंने आपको बता दिया कि अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन री रिटन इन अल जिहाद केस, कि भाई अपॉइंटमेंट्स हम करेंगे, आपने हमारी बात माननी है, अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो अपनी कोई जस्टिफिकेशन दें, अगर अपनी जस्टिफिकेशन आपकी हमें पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो आपने वही करना है जो हम बताएंगे। फिर एनआरओ केस, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि वेदर इट वाज गुड और बैड एनआरओ, बट दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। आपकी एग्जेक्टिव ने, आपकी पार्लियामेंट ने एक आइन को पास किया, एक एक्ट को पास किया, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देती। आपको याद होगा दो फेमस आपके जो 2010 के बाद चीफ जस्टिस रहे हैं, आपके सीजेपी इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब, जिन्होंने बहुत ज्यादा सो मोटो केस लिए। भाई आप अगर कोई चीज पानी आपको नहीं मिल रही, उस पर सो मोटो ले लिया,
अगर आपको वाटर क्राइसिस है उस पर सो मोटो ले लिया, किडनी का कोई मसला चल रहा है, किडनी या लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर बनाया गया, तो इसमें डॉक्टर्स की तनख्वाहें इतनी ज्यादा क्यों रख दी गई, उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्टील मिल करप्शन केस, यानी स्टील मिल आप सेल करने जा रहे थे, प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, इस पे उन्होंने सो मोटो ले लिया। ठीक है। इसके अलावा पनामा पेपर का केस आया, उसके ऊपर सो मोटो ले लिया गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप एक जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी कमीशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाते हैं, और उसकी फाइंडिंग्स के तहत एक अपने एग्जेक्टिव के अपॉइंटेड हेड को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये चीजें क्या शो करती हैं, ये चीजें ये शो करती हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे चल रहा है। ठीक है जी। काफी कंप्लीट। जी, समझ आ गई ये चीज। आई एम नॉट गोइंग इन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी केस, बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ हिंट कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे होती रही है, कौन से सो मोटो केसेस थे कि आपको 26 अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की ओपिनियन इन्वॉल्व थी, एग्जेक्टिव डिसीजंस इन्वॉल्व थे, पार्लियामेंट्री डिसीजंस इन्वॉल्व थे, कि भाई अगर यहाँ पे आपका पनामा पेपर केस है तो उसकी आपकी एजेंसीज अवेलेबल हैं, एफआईए है, नैब है, लेट देम डू देयर वर्क। अगर किडनी या लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं डॉक्टर्स, तो इट इज योर असेंबली जिसने ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसके उन्होंने इदारे बनाए और उसको सैलरी दी। सो इट इज देयर वर्क, इट इज द वर्क ऑफ चूजर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसके अंदर जो डोमेन के अंदर आउटरीच किया गया, और इसके ऊपर न्यूमरस आपको लिटरेचर अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो अगर आप ये चीज स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि किस तरह आपकी हिस्ट्री में जुडिशियल एक्टिविज्म आपकी गवर्नमेंट को और आपकी पार्लियामेंट को मफलूज करता रहा है। इसके बाद ये पनामा पेपर केस और रीसेंट जो जजमेंट थी, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 61 62(1)(f), जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के था कि जी 5 साल होगी, इसको रीराइट करके उन्होंने कहा कि जी ये परमानेंट होगी। अब इसको दोबारा उन्होंने चैलेंज किया, जो रिसेंट हुआ, और इसको उन्होंने खत्म किया इसके फैसले को। लेकिन ये कुछ फैसले थे जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी मेजर चेंजेस की गई, एग्जेक्टिव को जो था वो मफलूज बनाया गया, पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई एक इदारे की तरफ से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स अभी हमने देखा कि 26 अमेंडमेंट जो है वो पास होती है। तो दिस इज माय टेक, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ 26 अमेंडमेंट। अब इसके ऊपर आपका भी सब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है कि सर आपको लगता है कि जो 26 अमेंडमेंट आई है वो ठीक तरीके से आई है, क्या जो पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट को पास किया, क्या वो एक लीगल पार्लियामेंट थी, क्या उसकी अपनी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिस तरीके से पास की गई उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं रखा गया, जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये हाईलाइट की गई। तो ये क्रिटिक आप अपनी जगह पे कर सकते हैं, बट द कंटेंट ऑफ 26 अमेंडमेंट अगर आप उसको लीगली एज एन एस्पायरेंट उसको स्टडी करें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको, अभी हम रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि भाई ये चीजें क्यों आई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दो चीजें एक्सप्लेन की कि भाई एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी, और दूसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि भाई ये सो मोटो वाली जो चीजें थी उसकी वजह से ये ऐड की गई जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। अब हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह 26 अमेंडमेंट ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। ठीक है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय 26 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह 18th अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आते रहे हैं सीएसएस के पेपर्स में, पाक अफेयर में आता रहा है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के अंदर आता रहा है ये क्वेश्चन, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अभी हम उसको स्टडी करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। जी, now going back again, I'm checking the messages.
अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी मेजर चेंजेस आई हैं। बहुत इजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। इसको हम थोड़ा गो थ्रू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसी के ऊपर फिर हम अपनी इम्प्लीकेशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो मेजर चेंज आई है, जो के रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इससे पहले क्या होता था, 18th अमेंडमेंट के बाद या 26th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि जो मोस्ट सीनियर मोस्ट आपका जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो नेक्स्ट इन लाइन होता था सीनियोरिटी में, वो ऑटोमेटिकली आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता था। तो प्रिंसिपल क्या था, बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो आर्टिकल 175 ए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू नीड टू रिमेंबर इट। आर्टिकल 175 ए, ज्यादा आर्टिकल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, वही आर्टिकल मेंशन किए हैं जो कि आपने याद करने हैं। अब क्लॉज 3 को भूल जाएं, भूल भी सकता है, नहीं याद हो सकता, लेकिन 175 ए तो आपको याद रहना चाहिए हर सूरत हाल में। अब 175 ए के तहत उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी, जो अपॉइंटमेंट होगी वो सीजेपी की, वो आपके टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी पहले पहला वाला ही होता था कि भाई मैं टॉपर हूं तो मैं ही सीजेपी लगूंगा। अब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से अपॉइंट किया जाएगा आपके सीजेपी। और वो कौन अपॉइंट करेगा, उसके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, और इसकी मेंबरशिप कितनी है, 12 मेंबर्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अफेक्ट, कि 12 मेंबर्स कमेटी बनाएंगे। और इस कमेटी की जो मेंबरशिप है, वो 8 मेंबर्स लिए जाएंगे नेशनल असेंबली से, 4 मेंबर्स लिए जाएंगे सेनेट से, और इसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी पार्टीज की। यानी जितनी सीट्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में ऐड किया जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी जिसकी 60% रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसको इसकी 60% सीट्स दी जाएंगी, और ये 60% सीट्स डिवाइड होंगी, कुछ उसको नेशनल असेंबली से मिलेंगी और कुछ उस पार्टी की सीट्स को नेशनल सेनेट से लिया जाएगा। और इस कमेटी का फैसला जो होगा वो 2/3 मेजोरिटी से होगा। यानी ये फैसला जो करेगी कमेटी 2/3 मेजोरिटी से करेगी कि भाई हम इस बंदे को इन टॉप 3 में से सीजेपी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा। तो ये इसके अंदर एक मेजर चेंज जो थी वो लेके आई गई। इसकी फर्दर डिटेल में नहीं हम जाते, डेट इज फाइन, इतना आपको याद करने की जरूरत है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सीनियोरिटी प्रिंसिपल को चेंज कर दिया गया। अब इसके अंदर एक कंपटीशन आ गया कि भाई पहला दूसरा तीसरा, अब उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनकी सीवी को देखा जाएगा। यानी इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस ऐड कर दिए गए कि भाई पार्लियामेंट चेक करेगा। अब पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा कि मैं बाहर से उठा के किसी को लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। होगा तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से, लेकिन कौन होगा, उन टॉप 3 में से होगा, और उसका डिसीजन कौन करेगा, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। उसके बाद दूसरी जो इसके अंदर चेंज की गई वो थी टर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले क्या होता था, अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर्व करते थे अनटिल अनलेस दे रीच देयर रिटायरमेंट एज ऑफ 65। अब ऐसा नहीं है। अब लिख दिया गया है कि या वो अपनी रिटायरमेंट एज अटेन कर लें, या वो इससे पहले रिजाइन कर दें, लेकिन उनकी जो सर्विस होगी वो 3 इयर्स होगी। अब लेट से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और उसकी एज है 64 इयर्स, ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट 1 साल में ही रिटायर हो जाएगा, क्योंकि वो 65 एज पे पहुंच गया। अब किसी को बनाया गया है और वो है अभी 56 इयर्स का। अब 56 इयर्स को बनाया गया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले वो 65 इयर्स तक, यानी 9 इयर्स तक वो सीजे पे ही रहेगा। लेकिन अब है कि भाई वो 56 इयर्स के बाद 3 साल अपने सर्विस के एज सीजेपी रहेगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा, चाहे वो अपनी एज पे पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये चीज भी इसके अंदर एक ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी टर्म इसके अंदर मुकर्रर कर दी गई कि जी सीजेपी की कितनी टर्म होगी सर्विस की। ये आर्टिकल 179 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको अमेंड किया गया।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके इसके अंदर आई गई, आपके जो अमेंडमेंट के अंदर, वो है द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था जो मैंने आपके सामने लिख दिया। बिफोर दिस अमेंडमेंट, अगर हम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डोंट कंसीडर के जी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज देयर और ये इंट्रोड्यूस किया गया आपके 18th अमेंडमेंट से। अब जब इंट्रोड्यूस किया गया 19th अमेंडमेंट ने इसको, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा चेंज किया, और तब से उसकी कंपोजिशन ये थी कि जी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ मैंने उसका ऐड किया कि चीफ जस्टिस जेसीपी के चेयरमैन होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इसके मेंबर होंगे, और फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1, 4 और 1 यानी 6 मेंबर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे जुडिशरी से, और 3 मेंबर जो थे वो आउटसाइड थे, जिसमें ये 2 मेंबर आपके पार्लियामेंट से आते थे। सॉरी, अटॉर्नी जनरल भी पार्लियामेंट से नहीं आता था, एग्जीक्यूटिव से आता था। सिर्फ फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ आपके पार्लियामेंट से आता था, और सीनियर एडवोकेट आपका आउटसाइड से आ रहा होता था, ना पार्लियामेंट से ना एग्जीक्यूटिव से, तो वो सिविल सोसाइटी से आप कह सकते हैं आ रहा था। तो इसमें अगेन मेजोरिटी किसकी थी? आपकी जुडिशरी की मेजोरिटी थी। लेकिन 26 अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं रहा, इसको चेंज कर दिया गया। अब क्या है कि जी चीफ जस्टिस अगेन उसके चेयरपर्सन है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर हैं, मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके अंदर ऐड किया गया, वो भी इसका मेंबर है। अब टोटल अगर आप इसके ऐड करें तो 5 आपके जो है ना मेंबर्स आपके बनते हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ्रॉम जुडिशरी। इसके अलावा एक मेंबर आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट अगेन ये 2 मेंबर्स फ्रॉम सेनेट एंड 2 फ्रॉम नेशनल असेंबली, 4 ये हो गए। वुमेन एंड टेक्नोक्रेट अगेन दिस वुड बी अपॉइंटेड बाय द नेशनल असेंबली स्पीकर, तो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 आउटसाइड ऑफ जुडिशरी। तो दिस हैज बेसिकली टिल्टेड द बैलेंस। पहले कौन होता था जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? जुडिशरी वाज द डोमिनेंट प्लेयर, और वही डिसाइड करती थी बिकॉज दे हैव द मोर वोट्स। नाउ इट इज द डिफरेंट थिंग, more votes are now given to outside judiciary and mostly from the executive और पार्लियामेंट। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी इसके अंदर रोल प्ले करती है, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर भी गवर्नमेंट का होता है, अटॉर्नी जनरल भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके अलावा वुमेन या टेक्नोक्रेट जो है वो भी नेशनल असेंबली के स्पीकर ने करना है, और स्पीकर किसका होता है? आपके गवर्नमेंट का होता है। एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट बार का होगा वो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये चीजें जो हैं आप देखें कि गवर्नमेंट की इसके अंदर जो से है वो भर गई है। अभी हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, सिर्फ अभी हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि 13 मेंबर अगर कमेटी है जेसीपी की, तो इसके अंदर 8 जो है वो मोस्टली आउटसाइड ऑफ जुडिशरी हैं, और 5 जो है फ्रॉम जुडिशरी। तो दिस हैज टिल्टेड द बैलेंस टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं जुडिशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होगी। अब इसके अंदर दोबारा न्यू क्लॉज ऐड की गई कि जी 175A के अंदर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इवैल्यूएट करेगा एनुअल परफॉर्मेंसेस किसके? आपके उसमें हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहती तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 209 के अंदर मेंशन है, और जिसके अंदर दोबारा जुडिशरी ही उसको कंट्रोल करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशियल कमीशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा जाएगा अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं सेटिस्फैक्टरी लग रही। तो दिस इज ऑल्सो अनदर चेक्स जो हैं वो ऐड किए गए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा? जो मैंने आपको पहले बताया बैकग्राउंड में, पहले कौन करता था? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो अब का जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट की वो ज्यादा है। तो इसका मतलब जो डोमिनेंस रहेगी वो पार्लियामेंट की इसके अंदर ज्यादा रहेगी। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट करेगी, और वो जो भी अपॉइंटमेंट करेगी वो जाएगी आपके उसपे प्रेसिडेंट के पास, और उसको रखा जाएगा।
तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और चीज सो मोटो के बारे में मैंने मेंशन की, तो सो मोटो पावर्स क्या होती थी। सो मोटो पावर्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 184(3) देखें, उसके अंदर कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मर्जी से रात को कोई मीडिया देखे कि जी यहाँ पे तो दूध बड़ा महंगा बिक रहा है, चलो सुबह जाके मैं सो मोटो ले लूं। ऐसा नहीं है, आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था। इससे पहले 1970s में आई थिंक एक क्रिश्चियन का केस था, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट नेम। उसकी वजह से ये सो मोटो के पावर्स को जुडिशरी ने ही इनकॉर्पोरेट किया कि भाई ये हमारी इनहेरेंट पावर है, हम ले सकते हैं सो मोटो नोटिस अगर कोई भी मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर फॉल करता है। बट पब्लिक इंपॉर्टेंस इज सो वाइडर टर्म। तो भाई अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का आपने ही सो मोटो लेना है तो एग्जेक्टिव की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, लोगों ने वोट क्यों दिए अगर सारा कुछ ही आपने करना है। तो इसके ऊपर क्रिटिक हमेशा से रही है। 26th अमेंडमेंट ने क्या किया कि नो मोर सो मोटो पावर्स। अगर अब आपके पास एप्लीकेशन कोई लेके जाएगा तो फिर ही आप उसके ऊपर डिसीजन देंगे। ये नहीं होगा कि खुद ही से आपने कोई डिसीजन उठा लिया और न्यूज उठा ली और उसके ऊपर आपने सो मोटो अपने तरफ से ही उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है। अब आप सिर्फ क्या है, आप एक जज हैं और जज का काम वही है कि जब आपके पास कोई एप्लीकेशन लेके आएगा आप उसके कंटेंट के अंदर देख के ही उसको फैसला देंगे, बल्कि ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी तरफ से कोई चीज इनिशिएट करें। तो इसकी तरफ से सो मोटो पावर्स को खत्म कर दिया गया। नाउ सो मोटो पावर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। So Supreme Court can no longer make decisions on its own initiative beyond the contents of an application filed under 184(3). तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इससे पहले आपका जो सो मोटो की वजह से आपके दो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए। एक आपकी प्रीवियस पता नहीं अब कितनी गवर्नमेंट्स रह गई हैं, आई एम कॉलिंग के भाई पिछली गवर्नमेंट इसकी थी, इतनी तेजी से आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कौन सी एग्जैक्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन जो आपके नवाज शरीफ को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो सो मोटो केस, पनामा केस के ऊपर ही था। उससे पहले जो आपके यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो भी समहाउ सो मोटो पावर्स के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसकी वजह से हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि एक्स्ट्रा टेंडेंसीज, यानी आपका कोई सीजेपी आ गया और उसका दिल किया कि यार ये तो काम खराब हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मैटर्स खराब हो रहे हैं, तो मैं जो है ना वो कोई ऐसा केस पकड़ूं जिससे आपके प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा आपकी जो फोर्सेस थी उसकी तरफ से उनको कोई आइडिया जाए, कोई सिग्नल जाए कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, तो उसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस किस्म की टेंडेंसीज को आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि पाकिस्तान के 26 अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की। समझ आ रही है चीजें? आई थिंक मैं कोई मुश्किल चीजें नहीं बता रहा आपको, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता रहा हूँ। और जितना आसान हमारी डिग्री है, अब जुडिशरी से रिलेटेड चीजें मुझे लगती हैं, मुझे तो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री बड़ी मुश्किल लगती थी। जब मैंने ये चीजें स्टडी की अपनी एसटीपी के अंदर, सीटीपी के अंदर, तो मुझे बड़ी इजीली समझ आई कि यार ये तो बड़ा आसान चीजें हैं। सीपीसी आसान है, सीआरपीसी आसान है, पीपीसी आसान है, तो ये तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है। तो लॉयर्स तो बड़ा आसानी से अपना काम करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। आपने बस अपना इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप करना है, आपको एक सारी चीजें याद हो जाए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंट्रोड्यूस करवाया गया और हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस ये था कि भाई ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डील कर रही हैं, यानी एक एग्जांपल आपको दी 62(1)(f), डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री मेंबर। पहले वो कोई भी बेंच कर लेता था, लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सेपरेट बेंच बना दिया गया। जिस तरह आपके पास सेपरेट ट्रिब्यूनल्स होती हैं कि जी प्राइस कंट्रोल है तो उसकी प्राइस कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स है, एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, तो इस तरह का एक सेपरेट बेंच बना दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स को ही देखेगा। और उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स है जजेस की, वो कोई बाहर से नहीं आएंगे जज, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे
लेकिन उसको अपॉइंट करेगा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके अंदर एम्बिग्विटी ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी मेंबरशिप कितने होंगे, कौन इसका पार्ट बनेगा, कैसे पार्ट बनेगा। बस इसके अंदर लिख दिया गया कि टाइम टू टाइम ये वेरी हो सकता है। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बन सकता है कि भाई इसको तो आपने एग्जेक्टिव ने अपने कंट्रोल में रख लिया, उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पसंद नहीं आया तो अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चेंज कर दिया। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बन सकता है, लेकिन ये जो एडिशन है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ योर 26th अमेंडमेंट। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को, जो कि आर्टिकल 184 के अंदर मेंशन थी कि कोई भी चीज जो कि आर्टिकल 184 के तहत जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस यानी 184(3) यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा। अपलेट जुरिस्डिक्शन अंडर 185(3) वो भी इसके अंदर जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कोई प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है ना कि यार ये मैटर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी सेमिनरीज का जो इश्यू चल रहा है सेमिनरीज बिल पे, अब इस पे इशू ये रेज किया प्रेसिडेंट ऑफिस ने कि भाई ये डोमेन है प्रोविंसेस की, तो इस पे फेडरेशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। तो अब ये एक अनोमली राइज की है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है मांगी जाएगी लेट से, तो वो क्लैरिफिकेशन कौन देगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देगा। और इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए गए आपके हाई कोर्ट्स में, और उसमें जो रिट जुरिस्डिक्शन थी आर्टिकल 199 के अंदर आती है, सारी की सारी नहीं, कुछ आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को दे दी गई हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस थी। इसके अलावा जो अदर की चेंजेस हैं जो कि आप को याद करने की जरूरत है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो आर्टिकल 9A इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल शरीयत कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की पावर्स को इंक्रीज किया गया। मिलिट्री टैक्सेस एंड लोकल गवर्नमेंट यानी फोर्थ शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर उन्होंने मिलिट्री टैक्सेस को भी ऐड कर दिया गया, कुछ रिसेंट इश्यूज थे इसकी वजह से। और ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 215 कि कमिश्नर एंड अ मेंबर शेल notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor is appointed। यानी अगर राजा साहब आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर भी हो जाते हैं और अगले किसी सक्सेसर पे गवर्नमेंट और ओपोजिशन इत्तेफाक नहीं करती, तो राजा साहब को एक्सटेंशन मिलती रहेगी जब तक उनके सक्सेसर को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं मेजर जो कि इंट्रोड्यूस की गई। आई होप आपको समझ आई हैं। आप मैसेज कर सकते हैं सेंड क्वेश्चंस हेयर पे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे डिटेल क्वेश्चंस वो मैं एंड ऑफ द लेक्चर लूंगा। अभी जरा मेरी बात सुनते रहें, थोड़ी सी बोर बिल्कुल हो रहे होंगे, किसी को नींद भी आएगी, बट कोई मसला नहीं, चलता रहेगा। जब आप एंड पे किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप जो है ना वो लिख सकते हैं अभी, और एंड पे आप हैंड रेस करेंगे, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वट एवर यू आस्क। ठीक है, जरा मुझे पॉज दें, 1 मिनट का गला खुश्क हो रहा है, पानी पी लूं, उसके बाद जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी, आप लोगों के काफी क्वेश्चंस हैं जो कि चैट में आ रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन करें, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन अभी हमने इसको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस का। अब इम्प्लीकेशंस इसकी क्या है 26 अमेंडमेंट की, किस तरह इसने, क्वेश्चन आ सकता है कि इसने किस तरह बैलेंस ऑफ पावर को चेंज किया, यानी किस तरह जो रिलेशनशिप था आपका जुडिशरी का
और आपका जो लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का, यानी जिसको हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर, ये डॉक्ट्राइन है कि जी गवर्नमेंट यानी जो स्टेट होती है ना उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं मेन। कौन कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? आपकी एग्जीक्यूटिव होती है जो आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कर रही होती है, आपकी पार्लियामेंट होती है जो कि कानून साजी करती है, और आपकी जुडिशरी होती है जो कि आपके राइट्स की प्रोटेक्शन करती है और आपको इंसाफ देती है अगर कोई भी इसमें किसी भी किस्म की ज्यादती होती है किसी भी शहरी के साथ। सिंपल बेसिक जो आइडिया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वो ये था। लेकिन पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको बताया, हिस्ट्री बताया, तो जुडिशरी एक तो अपॉइंटमेंट्स में बिल्कुल आइसोलेट हो गई। उसने कहा नहीं, पार्लियामेंट आपका कोई रोल नहीं है, आप साइड पे हो जाए। 19th अमेंडमेंट मेरी वजह से आपने कराई, ठीक है। जज केस आया, जिहाद केस आया, उसके बाद आपने सो मोटो केसेस में देखा, आपने जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर देखा कि भाई आप स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने जाते हैं, आपके सो मोटो ले लिया जाता है। आप जो है वो रेकोडिक के केस में फॉर एग्जांपल देख लें जिसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, न्यूमरस अदर केसेस जो कि आपके सामने हैं। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो था वो एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को इश्यूज दरपेश रहे हैं जुडिशियल आउटरीच की वजह से। तो जो रोमन कोर्ट मैंने आपको बताई, हु विल गार्ड द गार्ड्स, तो दिस इज द 26th अमेंडमेंट, हु इज गोइंग टू गार्ड द गार्ड्स, यानी आपके गार्ड्स की रखवाली कौन करेगा। हु विल गार्ड द गार्ड, यानी आप एक गार्ड अपना अपॉइंट कर लेते हैं, तो अब वो ऑटोनमस है क्या, वो इंडिपेंडेंट है क्या, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखने। तो दिस इज द 26th अमेंडमेंट इन विच guards have been applied on your guards, on the guards of your constitution. Yani judiciary is basically a guardian of your constitution. But what about the guards on this guardian? अगर ये आउटरीच कर रही है, अगर ये अपना फंक्शन पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे रही, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हु इज गोइंग टू केयर फॉर, हु इज गोइंग टू कैटर टू दीज काइंड ऑफ इश्यूज, दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, as a response of it, 26th amendment has been amended, has been enacted in the constitution of Pakistan, और इसमें बैलेंस ऑफ पावर की जो एक सिस्टम था उसको चेंज किया गया। सबसे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पीछे वाली चीजें, यहाँ पे सिर्फ उसकी एक एक आपको बुलेट्स नजर आएंगी। पहले पॉइंट आप देखेंगे कि इट हैज इंक्रीज्ड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। कैसे किया गया इंक्रीज पार्लियामेंट्री ओवरसाइट? आप इसको गैस करें किस तरीके से किया गया। वही चीज जो मैंने अब आपको बताई, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिफोर द अमेंडमेंट, आफ्टर द अमेंडमेंट, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसमें मोर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऐड की गई। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अब जो जेसीपी होगी क्या वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, क्या वो इतने साफ हैं, शफाफ हैं कि आपको बिल्कुल साफ तरीके से अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। ना ही हमारी इसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन है, ना ही हमारी डिबेट है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस, एज एन एस्पायरेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमने सिर्फ चीज़ों को जो हमारे सामने इन ब्लैक एंड वाइट आई हैं, इन रिटर्न आई हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर अपना एनालिसिस बिल्ड करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा ना हमने कोई पॉलिटिकल ओपिनियन देनी है, ना ही हमने इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिबेट करनी है, और ना ही आपने ये पॉलिटिकल डिबेट पेपर के अंदर लिखनी है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट एंड यू नीड टू डू व्हाट स्टेट इज सेइंग। और ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ानी है, इससे ज़्यादा चीज़ें आप मेरे से एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। अब ये कुछ मैंने कोटेशंस दे दी गई हैं यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें कोटेशंस लिखने का बहुत शौक है, तो जो बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड कुछ कोटेशंस मुझे मिली डिफरेंट आपके ज्यूरिस्ट की, वो यहाँ पे ऐड कर दी गई। तो सबसे पहली चीज इसने इंक्रीज की पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले आप देखें कि आपके सीजीपी की अपॉइंटमेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर द अपॉइंटमेंट्स इन हाई कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, तो वो सारा कौन करेगा? आपकी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आप रेफरेंस दे सकते हैं आर्टिकल 175A का। तो इसके तहत आपका जो पहले टिल्ट था जुडिशरी की तरफ के, जुडिशरी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे, उसको आपने दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया। अब ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स कोई, यानी मुझे जज बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, मेरे ऊपर काफी केसेस है तो मैं खुद ही जाके जो है ना वो जज बन जाऊंगा और अपने केसेस खत्म कर लूंगा। जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है। आपकी केसेस जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होगी वो जुडिशरी के अंदर से ही होंगी। पहले क्या होता था, एक जज दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा होता था। तो ये चीज
को आपने कंट्रोल किया कि भाई कुछ रोल आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का भी होना चाहिए। जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी जुडिशरी ऐसे तो नहीं आ गई मार्ज वजूद में, आपकी स्टेट ऐसे तो नहीं बन गई, लोगों ने मिलके स्टेट बनाई, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई कुछ हमारे राइट्स हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अब ये एक्सरसाइज कौन करती है, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। तो वो चीजें पार्लियामेंट को दे दी गई कि भाई आप अपॉइंटमेंट्स के अंदर अपना फाइनल रोल प्ले कर सकते हैं। आप जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड हो गया इसके बाद, उसके उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज इसके अंदर ऐड की गई वो की गई कि डाइल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पावर। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डाइल्यूट कर दिया गया, थोड़ी सी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सबसे पहले जो 100 मोटो पावर्स थी, आपने उसको खत्म किया। ठीक है, कि जी 184(3) बैठे बैठाए, वो पानी बहुत ज्यादा मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो पहले तो यही होता था कि जी हाई कोर्ट के जज साहब जो है ना, वो 100 मोटो ले रहे हैं और बुला रहे हैं किसी भी केस में, या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 100 मोटो ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको कंट्रोल किया। अब मैंने यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखी, अब आप पिछली स्लाइड से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरी आपने चीज क्या की कि जो पावर थी आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोअर जुडिशरी एंड इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको डाइल्यूट किया गया, वो भी आपने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी। फिर उसके बाद जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेपी थी इटसेल्फ, वो भी आपने पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दी। तीसरी चीज, आपने जो इनकी टर्म थी, जो 3 इयर्स थी, आपने वो इंश्योर कर दी कि भाई ये 3 साल तक रहेंगे। तो इससे आपने क्या किया, अगर आप देखें कि जी 3 साल में कोई ऐसा है जो 9 साल जिसकी अभी सर्विस रहती है, तो वो डेट वुड एक्ट एज अ डिक्टेटर, लाइक पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इनको कंट्रोल करने के लिए आपने थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की पावर को डाइल्यूट किया। जैसे कोटेशन लिखी है कि द जुडिशरीज पावर मस्ट बी केप्ट इन चेक लेस्ट इट usurp द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ये द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है तशनेट का, इसमें ये लिखा हुआ है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। प्री एवेल्युएशन ऑफ जुडिशियल परफॉर्मेंस, आर्टिकल 175 है कि भाई अब हम जुडिशियल की जो परफॉर्मेंसेज हैं, हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसको हम क्या करेंगे, एवेल्युएट किया करेंगे एनुअल। और अगर अनसेटिस्फैक्ट्री उसकी रिपोर्ट होगी तो जुडिशियल काउंसिल को भेज दी जाएगी, जो कि 209 आर्टिकल 209 के तहत बनती है। तीसरी चीज, लिमिटिंग जुडिशियल एक्टिविज्म को कैसे किया गया, कि जैसे 100 मोटो पावर्स को कंट्रोल कर दिया गया, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऐड कर दिए गए। तो इस वजह से जो एक आउटरीच थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ही सुनेंगी, और उसके ऊपर भी जो जुडिशियल कमीशन है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम पता होता था कि भाई ये जज साहब सुन रहे हैं, इन 5 मेंबर जज का पैनल बना है, तो फैसला 3-2 से आएगा, 5-0 से आएगा, या 2-3 से आएगा, वट एवर इट इज, इट वॉज बेसिकली प्रिडिक्टेड बिफोर। अब क्या होगा, आप थोड़ा सा इसके अंदर, अगर आपकी जो ये कमेटीज हैं ऑनेस्टली वो अपना रोल प्ले करती हैं, बाय लॉ चलती हैं, तो इसमें चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर वो बाय लॉ ना चलें, और अगर उस तरीके से चलें जिस तरीके से हमेशा से पाकिस्तान चलता आ रहा है, तो इसमें इश्यूज क्रिएट होंगे, वो भी हम क्रिटिसिज्म में स्टडी करेंगे जाके। इंट्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, यानी चीजें वही हैं एक तरह से मैंने लिखी, लेकिन हमने हेडिंग्स ऐड करनी थी, तो मैंने आपको हेडिंग ऐड करके बता दी कि मेंबरशिप इन जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आपने 8 जो आपके मेंबर्स हैं वो आपके पार्लियामेंट से आ रहे हैं, एग्जेक्टिव से आ रहे हैं। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का आपने रोल इनहेंस किया है, तो जुडिशियल ओवरसाइट आपने इंश्योर की है इसके अंदर। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह इसने चेंज किया है, तो ये 5 से 6 हेडिंग्स आप उसमें बताएं। खाली तरफ ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रीसेंट चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर 26th अमेंडमेंट, व्हाट डू यू थिंक हाउ इट हैज चेंज्ड द बैलेंस ऑफ पावर डॉक्ट्राइन इन पाकिस्तान। तो ये पिछले जो 2 मेन हेडिंग्स आपको बताएं, वो सारे आंसर हैं। एंड पे मैंने इसके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन है क्रिटिसिज्म का, क्या क्रिटिसिज्म है 26th अमेंडमेंट पे। अब क्रिटिसिज्म भी उन्हीं चीजों से इग्नाइट होता है
जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बनता है कि अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाई जाएंगी, जो कि आपने मेंबरशिप ऐड की है, तो क्या वो अनबायस्ड होंगे? क्या वो बिल्कुल जो है वो लॉ को फॉलो करेंगे? इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये तो एग्जेक्टिव कंट्रोल करेगी, अब इसके अंदर पर्सनल बायसनेस आ जाएगी, इसके अंदर पर्सनल फेवरेटिज्म आ जाएगा, मे बी ब्राइबरी के केसेस आ जाएं, मे बी करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाएं, मालाफाइड इंटरेस्ट आ जाए, बट दैट इज अनदर थिंग टू डिस्कस। लेकिन अगेन दैट that can be treated as a criticism। दूसरा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये बनता है कि कंप्रोमाइजिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, जो कि हम बात करते रहे हैं कि जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्यों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? क्योंकि इसने पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को इन चेक रखना है। तो अभी आपने क्या किया, आप सीजेपी जो पहले ऑटोमेटिकली सीनियर मोस्ट होते थे वो आ जाते थे, और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो थी वो जुडिशरी का मेन रोल था, तो वो उनके अंदर इंटरफेरेंस आपकी बहुत कम थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब इंटरफेरेंस ऐड हो गई है आपके पार्लियामेंट की। ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा, लोग करते हैं। आप कहेंगे कि सम क्रिटिसाइज दिस थिंग, यू विल नॉट से कि आई एम क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग, सम क्रिटिसाइज। उसके बाद आ जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है, टॉप 3। अब अगर टॉप 3 में से कोई एक रिफ्यूज कर दे तो नेक्स्ट वन इन द लाइन, अगर वो रिफ्यूज कर दे तो नेक्स्ट वन इन द लाइन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी आपके पूरे एग्जॉस्ट ना कर लें चीफ जस्टिस की, आपकी जो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जजेस हैं, उनकी लिस्ट को। तो इसके अंदर भी जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जिसके अंदर गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि वही ज्यादा होती है ना स्ट्रेंथ में, उसी की जमात पार्टी बनती है। तो इस वजह से जो आपकी अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो भी आपने क्या कर दिया है, आपने इन क्वेश्चन कर दिया है, जो कि पहले बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती थी, सबको पता होता था। लेकिन अब हमेशा इसमें कौन बनेगा करोड़पति जैसे गेम चल रही होती है, कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टॉप 3 में से, तो चहम गोइयां स्टार्ट हो जाएंगी, फेवरेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा मे बी। बट अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग, और इसको काफी हद तक डिल्यूट करने की कोशिश की गई, बिकॉज इसकी जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी मेंबरशिप काफी ज्यादा है, 12 लोग हैं। तो 12 में से एक की चल सकती है, 2 की चल सकती है, 12 का एक पॉइंट पे आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई है आर्टिकल 209 में, कि जी आप इनएफिशिएंसी पे रिमूव कर सकते हैं। अब डिफाइन ही नहीं है इनएफिशिएंसी, क्या है इनएफिशिएंसी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 7 बजे क्यों नहीं शुरू की, मैंने क्लास 7:01 पे क्यों शुरू की, दैट इज इनएफिशिएंसी फॉर सम। तो इतनी वेग टर्म आपने ऐड कर दी, तो अब इसको डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव वे में दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स इनएफिशिएंसी के ऐड नहीं किए गए, या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जाए, लेजिस्लेशन बनाई जाए सेपरेट, कि इनएफिशिएंसी को डिफाइन करें, उसके पैरामीटर्स ऐड करें, तो फिर भी ये चीज बेहतर हो सकती है। अदरवाइज ऐसे जजेस जो कि कुछ डिसीजंस हार्श दें, किसी पार्टी के अगेंस्ट चले जाएं, किसी लॉबी के अगेंस्ट में चले जाएं, तो उसको उसकी प्रमोशन को हैम्पर किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो मोनोपली है, जो इंटरफेरेंस है, वो इसकी वजह से काफी बढ़ जाएगी कि भाई इनएफिशिएंसी क्या है। अब अगर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि ये जज जो है वो इनएफिशिएंट है, मे बी उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन किया हो जो कि किसी के अगेंस्ट किया हो, तो दिस इनएफिशिएंसी एड्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन आवर जुडिशियल अपरेटस। ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कंसल्टेशन, यानी जिस तरह 26 अमेंडमेंट का इंट्रोड्यूस की गई रातों रात, कि नहीं पता था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, तो इसको इस तरह एम्बिगुअस रखा गया, इन क्या कहते हैं इसको, सीक्रेसी में रखा गया। तो ये भी एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, जिस तरीके से इसको लाया गया। आई एम नॉट सेइंग कि लाया गया ठीक है गलत है, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फेयर ट्रायल, जो भी आपको पता है कि इसराइल के ऊपर तो ह्यूमन राइट्स तो एप्लीकेबल नहीं है, वो जिनोसाइड नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न
कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान ने 26 अमेंडमेंट कर दिया, तो पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, फेयर ट्रायल के राइट्स नहीं दे रहा। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट सम क्रिटिसाइज दिस कि जी ये इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं आपके राइट ऑफ फेयर ट्रायल की, उसको ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इंटरफेरेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जुडिशियल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इन जुडिशरी बाय द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। तो इस वजह से राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो मुतासर हो सकता है। तो ये चीज़ें कुछ इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये एक थ्रेट बन गया है डेमोक्रेसी पे। कैसे थ्रेट बन गया? डेमोक्रेसी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी आ जाती हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो अब हमने जो लोगों को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं, तो उनके ऊपर हमने कुछ चेक्स भी ऐड किए हैं, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके ऊपर चेक्स ऐड किए हैं, और वो चेक्स ऐड किए जाते हैं जुडिशरी की तरफ से। तो अगर हम जुडिशरी को ही कंट्रोल करते रहेंगे, तो बेसिकली हम पार्लियामेंट को एक डिक्टेरियन पावर्स दे देंगे, ठीक है, अथॉरिटेरियन पावर्स दे देंगे, और हमारी डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अभी मैं पाक अफेयर्स वालों को आज इसी पे लेक्चर देना है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी वजह से 26 अमेंडमेंट की वजह से जो आपकी पावर्स है फर्दर सेंट्रिक हो जाएंगी पार्लियामेंट में। तो पहले उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस रहते थे जुडिशरी की वजह से, अब वो बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिए हैं। तो दैट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी के उनको कौन कंट्रोल करेगा, कि अगर वो कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी या हार्श या अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कोई डिसीजन ले, ठीक है। अ फेयर पार्लियामेंट टू इनेक्ट दिस अमेंडमेंट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वेश्चन के इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अगेन इन क्वेश्चन। Many of the cases are in tribunals right now, both of parliaments and provincial assemblies. तो क्या ये पार्लियामेंट लीगल राइट रखती थी इनेक्ट करने का? ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। एंड अ थ्रेट टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे पनामा पेपर में मिसिंग पर्सन केस में सो मोटो लिया गया जुडिशरी की तरफ से, क्योंकि बाकी इदारे काम नहीं कर रहे थे। तो आइंदा अगर कोई इदारा काम ना करे और जुडिशरी काम करवाती थी, तो क्या आगे ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में जुडिशरी किस तरह रोल प्ले करेगी? इट इज येट टू बी सीन, एंड इट इज अगेन अ क्रिटिसिज्म ऑन दिस अमेंडमेंट। तो जी ये सारा कुछ था। अब क्रिटिसिज्म का आंसर भी आप दूसरे पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं कि भाई जैसे मैं आपको इसका आंसर देना शुरू करूं, अगर हम इसका आंसर देना शुरू करें कि अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, तो क्या पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बहुत ही साफ तरीके से होती थी? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एक जज जब दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है तो पर्सनल फेवरेटिज्म नहीं आता था? वो कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ही प्रैक्टिस जो एक फर्म है जो कि लॉ फर्म है, उसके 3 जो प्रैक्टिशनर हैं वो हाई कोर्ट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें पहले भी एक साफ सुथरी नहीं थी, अब आपने उसको सिर्फ चेंज किया है। अभी उसका हम रिजल्ट देखेंगे तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे ना। तो अभी आप उसने आपने रिजल्ट देखा नहीं, पहले ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन तब करें जब पहले वाला जो प्रोसेस था वो बहुत ही साफ शफाफ था। अब पहले वाला प्रोसेस भी इतना साफ शफाफ नहीं था, उसमें भी इम्पेडिमेंट थे, तो हमने प्रोसेस को चेंज किया। अभी हम प्रोसेस देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है, तो फिर आप इसके ऊपर एक क्रिटिसाइज करें। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को आपने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने आप इसका रिप्लाई क्या दिया जा सकता है ना इन क्रिटिसिज्म का, कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस ऐड किए गए हैं कि भाई हु विल गार्ड द गार्ड्स, जैसे मैंने पहले चीजें ऐड की, आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। यही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन चीफ जस्टिस, तो पहले चीफ जस्टिस कैसे होता था? सीनियोरिटी पे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा है कि सीनियोरिटी इज नॉट द ओनली पैरामीटर इन विच यू अपॉइंट द जजेस। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में जजेस जो अपॉइंट किए मोस्टली जूनियर जजेस को उन्होंने अपॉइंट किया, और सीनियोरिटी को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। सो सीनियोरिटी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ओनली पैरामीटर। अभी जो आपने प्रोसेस ऐड किया इसमें टॉप 3 जजेस ले रहे हैं, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे। तो इस क्रिटिसिज्म का भी रिप्लाई किया जा सकता है। वेग ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिमूवल, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि इसके ऊपर आपकी जो लेजिस्लेशन है वो एक लेजिस्लेशन लेके आ सकती है पार्लियामेंट कि भाई आप इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। तो हर इसमें क्रिटिसिज्म का आंसर बनता है, अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिटिसाइज करें तो कर दें,
अगर नहीं पूछा जाता तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो चीज़ पूछी नहीं है उसको क्रिटिसाइज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। यानी आ बैल मुझे मार, उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा गया आपका नाम बताएं, आप अपने बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम बताएंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, मंथ बताएंगे, डे बताएंगे, टाइम बताएंगे, तो इतनी चीज़ें पूछी नहीं गई। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं सिर्फ उसको आप लिखिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस पे, फिर मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक्सप्लेन द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ डज इट सीक्स टू रीडिफाइन द बैलेंस ऑफ पावर। तो की ऑब्जेक्टिव्स यानी की चेंजेस कौन सी आई 26th अमेंडमेंट में, वही चीजें जो आपको ऊपर बताई थी वो लिख दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड्स में। बैलेंस ऑफ पावर कैसे इसने चेंज किया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को ऐड किया गया, रोल ऑफ चीफ जस्टिस यानी इसमें उनके रोल को डाइल्यूट किया गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री इसके अंदर परफॉर्मेंस एवेलुएशन को ऐड किया गया, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आई परफॉर्मेंस एवेलुएशन के फॉर्म में, चेक्स एंड बैलेंस ऐड किए गए। चेक्स एंड बैलेंस किस तरह ऐड किए गए, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जेसीपी के अंदर आपने नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट की मेंबरशिप को ऐड किया, आपने सो मोटो पावर्स को इसमें कंट्रोल किया। तो इस तरह आपने बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करने की कोशिश की। आप ये नहीं कहेंगे इसने डिस्टर्ब किया, आप हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस लेंगे, स्टेट सेंट्रिक स्टांस लेंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मेरी बातें याद रख लें, क्योंकि कई दफा मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे में भी आ सकता है, ठीक है, 26th अमेंडमेंट के ऊपर सिंपल सिंपल ऐसे आ सकता है, करंट अफेयर में आ सकता है, पाक अफेयर में आ सकता है क्वेश्चन, इवन पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई स्टूडेंट्स होते हैं जज्बात में आके ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो कि स्टेट सेंट्रल नरेटिव फॉलो नहीं करते, तो आपने ये चीजें नहीं करनी। आप कहें कि इट हैज बैलेंस्ड द बैलेंस ऑफ पावर डॉक्ट्राइन, ठीक है, हाउ दीज आर द पॉइंट्स, सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम योर स्लाइड्स जो कि मैंने मेंशन की। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द 26th अमेंडमेंट। यानी पहला पार्ट कि भाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताएं, जो कि मैंने पहली चीजें ऐड की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, जुडिशियल चैलेंजेस थी एग्जेक्टिव पावर को, सो मोटो पावर का रोल था, जुडिशियल आउटरीच थी, फिर लेस रोल ऑफ एग्जेक्टिव इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, नो चेक्स एंड बैलेंस, वट एवर इट इज। आप एक चीज को मल्टीपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया कि एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ 26th अमेंडमेंट, इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ग्रोइंग टेंशन थी, ठीक है, इसको छोड़ दें, इससे ऊपर से रिलेटेड है। अब 26th अमेंडमेंट एंड इट्स रोल इन एड्रेसिंग टेंशंस। अच्छा, अब जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या इम्पैक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 26th अमेंडमेंट में। 26th अमेंडमेंट इस वजह से इंट्रोड्यूस की गई कि कंट्रोल करना था आपने जुडिशियल आउटरीच को, कंट्रोल करना था आपने सो मोटो पावर्स को, आपने उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस को इंश्योर करना था, आपने जो परफॉर्मेंस थी उसको वैल्यूएट करना था, जो आपका एक बैकलॉग है केसेस का, आप वो चाहते हैं कि वो क्लियर हो, लोगों को इफेक्टिव जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, तो इस वजह से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया। In what ways does this amendment address the long-standing tension between the judiciary and legislative? Long-standing tensions कौन सी हैं कि भाई पावर्स कौन इस्तेमाल करेगा, यानी यही पूछा गया, बैलेंस ऑफ पावर को ही पूछा गया। टेंशन कौन सी है, इंक्रीज पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को इंक्रीज कर दिया गया, यानी पहले टेंशन थी कि पार्लियामेंट का रूल नहीं होता था, अब आपने बढ़ा दिया। पहले टेंशन होती थी जुडिशियल आउटरीच बहुत ज्यादा है, अब आपने वो कम कर दी। पहले होता था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब आपने वो बढ़ा दिया, ठीक है। रीडिफाइनिंग बैलेंस ऑफ पावर वो भी इसी हेडिंग के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मैंने डिटेल इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। यहाँ पे देखें, evaluate the significance of 26th amendment in the broader context of Pakistan. How does it address the concerns related to judicial independence and the need for checks and balance in the country's governance? दो को पार्ट है इसके। पहले सिग्निफिकेंस ऑफ 26th अमेंडमेंट बताएं, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी हेडिंग्स वही चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। फिर इसने किस तरह एड्रेस किया चैलेंज को रिलेटेड टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटाइज किया गया जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को, बैलेंस किया गया जुडिशियल ऑटोनॉमी को विद डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, पार्लियामेंट को इंक्रीज किया गया, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है।
मैकेनिज्म रखे गए जुडिशियल परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के, फिर इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंस ऐड किए गए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने स्लाइड्स में से डाटा रीड करना है और इसके ऊपर बस ऐड कर देना है पॉइंट्स, और आपके इसके ऊपर नोट्स रेडी हैं। तो ये जो स्लाइड्स आपके सामने लिखी गई हैं जो पावर पॉइंट की थी, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी गूगल क्लासरूम पे। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ वर्ड का, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके इसके ऊपर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारा यही स्ट्रक्चर रहेगा करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों की क्लासेस में। आपको लेक्चर के बाद एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आउटलाइन लिखूंगा और आपको आउटलाइन भी शेयर करूंगा और उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। पर्पस क्या है पीडीएफ देने का एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन के? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हम आउटलाइन कैसे लिखें, हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे लिखें, हमें याद तो हो जाता है। तो इस दफा से इस सेशन में मैंने उसका आंसर भी निकाला है कि भाई ये भी मेहनत मैं ही करके बताऊं, आपको क्वेश्चन भी लिख के दूं, आपको उसका आंसर भी लिख के दूं, ताकि आप एग्जाम के अंदर जाके आप बेहतर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आपका काम क्या होगा कि जो मैं आंसर आपको दूंगा पीडीएफ में, उसको एक दफा प्रिंट करके स्लाइड्स को अपनी तरह रीड करके जो आपको पॉइंट्स नए ऐड हों उसको पेन से इसके अंदर ऐड ऑन कर लें, और आपके पॉइंट्स जो हैं आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव तैयार हो जाएंगे। तो कंटिन्यूसली आई हैव स्पोकन फॉर 1.5 आवर। नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस जिसके भी हैं। कैसे मैं क्वेश्चन एंटरटेन करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रेज योर हैंड, इसमें इमोजी आपके सामने है हैंड रेज करने वाली, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। आप अपने क्वेश्चन करें, जिस जिसके क्वेश्चन होंगे आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकता है, लेक्चर को लीव कर सकता है, क्योंकि हमारा लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। Now I would definitely want to have your questions. ये turn off करते हैं। काफी अरसे बाद मैंने अब दोबारा लेक्चर दिए, इट्स बीन अ मंथ एंड सो अब मुझे थोड़ा कहते हैं ना एग्जॉस्ट फील हो रहा है। आवाज ठीक रही है पूरे सेशन के दौरान, मेरे ख्याल से मसला नहीं है। तो नेट का मेरा मसला रिजोल्व हो गया है। आई इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एक फाइबर ऑप्टिक जो है दूर दराज लगी हुई थी, मैंने उसको कहा भाई तार तुम लेके आओ फाइबर और मुझे इंटरनेट लगा के दो, क्योंकि जो मंडे को हुआ हमारे साथ वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जी, जिस जिसके क्वेश्चंस हैं काइंडली रेज हैंड। पहले जरा चैट में बता दें कि आपको समझ आ गया लेक्चर। किसी ने कहा कि आउटलाइन आप ना शेयर करें, स्पून फीडिंग हो रही है। तो भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें स्पून फीडिंग की जाए, तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। नहीं तो आप लेक्चर्स भी ना लें, करंट अफेयर्स की खुद ही से तैयारी कर लें। करंट अफेयर के जो मेरे लेक्चर हैं वो भी स्पून फीडिंग है आपके, ठीक है? तो टेकिंग द क्वेश्चंस, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको। जी जुबैर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, इतनी मेहनत से आपने वो आउटलाइन भी तैयार की ना तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी सर। सर मैं मेरा जुडिशल कमीशन के ऊपर जो 26 अमेंडमेंट के बाद बनाया गया है, सर क्या इसका भी कोई हल हो सकता है कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका नॉलेज या एकेडमिक या मॉरल स्टैंडिंग भी तो कुछ हो कि वो जज कर सकें कि उन लोगों को कि जिन्होंने आई मीन जस्टिस करना है चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए, तो उसका कोई हो सकता है ऐसा, उसका भी सोल्यूशन? यार इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड, नॉट अस। हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशंस में, अगर कोई क्रिटिसिज्म आप करते हैं, कोई पूछता है, तो आप उस पर ये सजेशन दे सकते हैं कि यार जरा जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जो मेंबरशिप है उसके भी कोई एसओपीज बना दिए जाएं। तो दिस इज द थिंग विच यू कैन गिव, ठीक है? ऐड ऑन कर सकते हैं। जी, ओके, आपका आंसर हो गया। दानिश, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, वालेकुम आई एम सलाम। ऑडिबल टू यू?
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी इन्होंने 26 अमेंडमेंट के बाद उस सुप्रीम कोर्ट की जो टेन्योर है 3 इयर्स इन्होंने फिक्स कर दी है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी के केस में उनकी जो एज है वो 65 से तो काफी नीचे है, आई थिंक जी जी 54 है या 56 है। तो इस केस में जब 3 इयर्स के बाद वो उसको जब रिटायर हो जाएंगे तो वो 65 वाला क्राइटेरिया तो मीट नहीं कर रहे होंगे, फिर उसका हाँ क्या जी, करेंगे? उसमें ये लिखा हुआ है कि या वो 65 तक पहुंचे, या 3 साल टर्म कंप्लीट करें, या 65 तक पहुंचे, तो 3 इयर्स इज मैंडेटरी। अगर कोई इससे पहले एक्सपायर हो जाता है, सॉरी रिटायर हो जाता है, तो डेट्स फाइन। लेकिन अगर किसी की सर्विस है और वो पहले ही उसके 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया है। ओके ओके, लेकिन सर अगर देखा जाए जिस तरह पहले सीनियोरिटी बेसिस पे था कि मोस्ट सीनियर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से तो इनकी जो वर्किंग टेन्योर जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाएगा। और वो सेकंड थिंग ये है कि सर जो हमारे सीनियर जज थे, क्या नाम था उसका? सर उन्होंने खुद कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बनाए गए हैं, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से केसेस जो हैं ये कौन से जजेस जो हैं वो सुनेंगे? जस्टिस मंसूर अली ये शाह साहब ने इनको ये कमेंट मारा। ये जुडिशियल कमीशन करेगी और उनके रजिस्ट्रार डिफाइन करेंगे। जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, वो खुद इसको जो है वो देंगे केसेस। तो इसके जो कुछ अनोमलीज हैं उस पे लेजिस्लेशन इनेक्ट करती रहेगी, आपके एक्ट पास होते रहेंगे। तो मैंने अभी बताया कि अभी पास हुई है, इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग होती हैं जो कि रह जाती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई अनोमली अराइज करती है, तो उसके ऊपर इशू वो खुद ही रिजोल्व कर देंगे आपकी पार्लियामेंट। तो इट विल टेक टाइम। थैंक यू। जी जी, आमना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, वो समझ नहीं आया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 62(1) है। अब किसी ने कहा कि जी ये जो मेंबरशिप है ना, अगर ये सादिक और अमीन नहीं रहा, कोई आपका मेंबर नेशनल असेंबली का, वो अगर सादिक और अमीन नहीं रहा तो वो डिस्क्वालीफाई। अब डिस्क्वालीफाई तो है, कितने अरसे तक डिस्क्वालीफाई है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। अब ये पहले डिसाइड होता था, कोई भी केस बेंच बना देता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बेंच बना देते थे और वो इसको डिसाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर इस तरह के कोई मैटर्स आते हैं, या कोई मैटर्स आ जाते हैं जिसमें इशू रिलेटेड टू टैक्सेस है, टैक्सेस की रिकवरी है, या आप देखें कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, जैसे पहले देखा कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन। तो ये केसेस कौन सुनेगा? पहले सुप्रीम कोर्ट सुनती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्दर उन्होंने सब डोमेन बना दी। यानी सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया, विच इज अ सुप्रीम बेंच, जो कि ये केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डील करेगा। तो ये पर्पस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का। ठीक या है सर। सर तो ये रिलेटेड हो। केस के वक्त सिर्फ उस वक्त के लिए बनेगा फॉर द केस, या बस ये बेंचेस बनी रहती हैं जैसे कोर्ट है और उनके पास केस चला जाता है? ये बनी रहती हैं, बन जाएंगी, बन गई हैं। और पेंडिंग ऐसी अपीलें जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉल कर रही हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब उनके पास जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जैसे अभी हमारा एक केस है सिंध में कि जी 2011 का केस था कि स्टेट लैंड जो है ना, वो फर्दर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, दैट डील्स विद सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर। तो अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अलॉट किया गया और हमसे कमेंट्स मांगे जा रहे हैं पूरे आपके सूबे से। तो ये केस मेरे सामने आया है, इस तरह बाकी केसेस भी होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी इफ्तिखार, क्या क्वेश्चन है आपका? Assalamu alaikum, sir. Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल, वालेकुम। I have couple of questions. जी Firstly, sir, 26th Amendment has allowed judges to take suo motu only within the content of application that is filed. So, sir, what जी is mean by application of the content? And so, secondly, sir, High Court and other lower courts also, take suo motus. So, under 26th Amendment, are these also restricted? And sir, thirdly, sir, if National Assembly lacks total memberships, I mean, if there is no seat of opposition,
then how 2/3 majority will be completed? So sir, isn't it loophole in this amendment? अच्छा, इसमें पहला जो था आपका कि जी एप्लीकेशन के कंटेंट, अब कोई Yes. लेके जाता है ना आपके लीगल फ्रेमवर्क में, तो वो प्रेयर करता है कि जी मेरी ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रे है कि मुझे ये चीजें ग्रांट की जाए। तो वो जो चीजों को मांगेगा सिर्फ, अब जो हमारा इसमें होगा 184(3) उसके ऊपर ही डिसीजन होगा। ये नहीं है कि उसने मांगी भी नहीं है और आपने दे दी, ये लो यार तुम मेरी तरफ से ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज आपने इसमें पूछी कि दूसरे कोर्ट जो होते हैं, मतलब लाइक हाई कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स, हाँ, वो अब उसमें जो हाई कोर्ट होते थे ना पहले, वो आर्टिकल 199 के तहत ये सो मोटो एंजॉय करते थे, बल्कि वो सो मोटो नहीं ले सकते, लेते भी नहीं है। वो रिट पिटीशन एंटरटेन करते थे कि भाई वो ना बंदा डीसी मेरा काम नहीं कर रहा, तो अब डीसी को कहीं काम करे। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं कुछ, तो ये रिट जो है ना, इसमें कुछ रिट्स उठा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को दे दी। और तीसरा आपने कहा कि 2/3 मेजोरिटी, वो जो मेंबरशिप है ना इस कमेटी की, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे है। अगर ओपोजिशन के 10% सीट्स हैं या 0% सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको 0% उसकी मेंबरशिप जाएगी, तो उसकी मेंबरशिप जाएगी ही नहीं। ये है उसका तरीका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वर्ड उसके अंदर मेंशन। अच्छा सर, एक चीज सर, एक सो मोटो है ये ना माइनॉरिटीज पे 2014 में लिया गया था। आई थिंक जस्टिस तजद्दुद हुसैन जिलानी ने लिया था। उसमें सर असल में बात थी जस्ट ना उनकी कन्वर्जन की, उनको जो फोर्स कन्वर्जन होती है ना माइनॉरिटीज की। अब उसमें सर उन्होंने जो दूसरे ना अकॉर्डिंग टू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, मतलब या फिर जो पास्ट में प्रेसिडेंट सेट थे, उन सबको ना उनमें इनकॉर्पोरेट करके दूसरे जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं ना, उन पे भी उन्होंने सो मोटो ले लिया। अब सर अगर एक एप्लीकेशन आ रही है, कोई भी पब्लिक मैटर है, अगर उसमें सर सिर्फ एक बंदे का जो है राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरी पब्लिक का भी जो है ना ऑल ओवर द राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सर ये फिर जो जजेस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो उनका एक प्रेसिडेंट है, तो सर ये उन पे अफेक्ट नहीं कर रही है ये चीज़, तो उनको इस चीज़ से भी लिमिट नहीं कर रही। नहीं, ये तो उनसे लिमिट नहीं कर रही, बल्कि ये उनको चेक्स एंड बैलेंस रखे गए हैं कि अपनी तरफ से आप कुछ ना ऐड करें, इट शुड बी द ऑन द पार्टी के वो डिमांड करें और रखें। अदरवाइज इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट, वो ये चीज डिसाइड करे कि कौन से राइट्स देने हैं कौन से नहीं देने। जो काम है जुडिशरी का, वो सिर्फ इंटरप्रेट करना है या कॉन्स्टिट्यूशन को, या जस्टिस प्रोवाइड करना जो चीज मांगी गई है उनसे। जो चीज नहीं मांगी गई उसको आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, पिटीशन के अंदर जो चीज नहीं है वो नहीं दे सकते। ये ओके ओके सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है सो मोटो, इसके अलावा आप देखें कहीं इस तरह का जुरिस्डिक्शन आउटरीच नहीं होती। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी माहम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम, यस यू आर। सर मुझे एक कंफ्यूजन थी। आपने लास्ट में कहा कि अगर आपसे क्रिटिसिज्म में, सर मोस्टली जो आर्टिकल्स मतलब डॉन के या मैंने जो रीड किए हैं उसमें हर जगह डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि इसने डेमोक्रेसी को बहुत अंडरमाइन किया है। तो अगर सवाल हमसे इस तरह पूछते हैं कि डायरेक्टली डेमोक्रेसी से रिलेट करके पूछा जाता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को या बैलेंस ऑफ पावर को अंडरमाइन कर रहा है, तो हम फिर इसको सर पूरा क्रिटिसिज्म के वे में ही लेके जाएंगे, और अगर नहीं पूछता तो हम उस डायरेक्शन को टच नहीं करेंगे। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आप वो इसको क्लियर कर पूछेगा, दें। अगर पूछता है क्वेश्चन कि क्या ये डेमोक्रेसी को थ्रेट कर रहा है, तो इट्स योर ओपिनियन, आप कहें कर रहा है या आप कहें नहीं कर रहा। अगर आप कहेंगे कि नहीं कर रहा, तो आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, आर्गुमेंट्स देने हैं। अगर आपने कहना है कि कर रहा है, तो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स देंगे। लेकिन मेरा नहीं ओपिनियन कि आप वो बताएं कि कर रहा है, क्योंकि ये चीज स्टेट ने की है, और स्टेट के अगेंस्ट आप उसको इतना आर्बिट्रेरी सीएसएस में ये चीजें आप ना करें, अवॉइड करें। और अगर उसने पूछे नहीं हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है। यस, क्रिटिकल एनालिसिस जो एंड पे देते हैं आप, पैराग्राफ छोटा सा, उसमें 2-3 चीजें लिख सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपने उनको जस्टिफाई भी करना है कि ये चीजें अगेन इसके ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करती हैं। और इट डिपेंड अपॉन द नाउ पार्लियामेंट के वो इसको किस तरह प्रोसीड करेगी, और टाइम इसको डिसाइड करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मेरा यही क्वेश्चन था। जी महानूर, आपका क्या क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था डेमोक्रेसी से रिलेटेड कि हम बड़ा प्राउडली इसको एक्सप्लेन करते थे कि जब हम डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया ये एक पिलर है डेमोक्रेसी के लिए। तो अब हम इस 26 अमेंडमेंट के बाद हम ये एक पॉइंट को इरेडिकेट कर देंगे, मतलब ये हम अब नहीं मेंशन कर सकते इसमें कि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे लिए एक डेमोक्रेसी का एक पिलर रहा। नहीं, हमारी जुडिशरी आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर चेक्स ऐड किए गए हैं। अब आपको ये नहीं उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो फैसला चेंज कर दें, या आप ये केस ना सुने, या मैं केस सुनूंगा आप छोड़ दें। इट इज स्टिल द सेम थिंग। आपने अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी में से ही करनी है, आपने जुडिशरी में से ही सीजीपी को ऐड करना है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा ऐड किया गया है, थोड़े चेक्स ऐड किए गए हैं। ये चेक्स आप यूएस में भी यही होता है। यूएस में इवन सेनेट जो है वो इम्पीच कर सकती है आपके जुडिशरी को, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो वहां पे जब क्रिटिसिज्म नहीं है, वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो यहाँ पे कैसे नहीं हो सकता? यस सर, ओके सर, थैंक यू। जी परवेश, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी सर, मेरा सवाल जो है ईसीपी से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने इस अमेंडमेंट के बाद जो ईसीपी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसकी जो टर्म है इसको मतलब जब ये रिटायर होते हैं अगर दूसरा बंदा नहीं आता है तब तक ये सीट पे बैठ जाता है, तो क्या सर इससे जो ईसीपी की क्रेडिबिलिटी है ये ज्यादा मुतासिर नहीं होगी सर? क्रेडिबिलिटी मुतासिर होना ना मुतासिर होना, इट इज अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग। आप कैसे क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे? उसमें अगर हेड ही नहीं है तो वो तो ज्यादा मुतासिर होगी, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। अब इसमें हेड तो है ना, वो एक केयर टेकर के तौर पे उसको डील करेगा और वो लेके चलेगा। सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी हुमा रहीम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो आपने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक पॉइंट बताया कि क्या आपने ये बताया कि वो अभी ऐड किया है या वो 26 अमेंडमेंट से पहले भी था? क्योंकि जो जस्टिस शौकत अजीज थे तो उनको भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ही जो है उनको रिजाइन देना पड़ा। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले भी थी, लेकिन पहले ये होता था कि आपका जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जो मेंबरशिप थी वो जुडिशरी की ज्यादा होती थी, तो बेसिक उनकी चलती थी कि उन्होंने किसको अकाउंटेबल करना है किसको नहीं करना। अब आपने जेसीपी की कंपोजिशन को चेंज किया, और जेसीपी की कंपोजिशन में आपकी जो है वो पार्लियामेंट का रोल आ गया। पहले पार्लियामेंट का रोल नहीं होता था, पहले जुडिशरी खुद ही अपनी जो थी वो चीजों को देखती थी। तो जुडिशरी अपनी चीजों को देखना है या नहीं, आपसे ही पूछा जाए। आप अपने पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैसे अर्न कर रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी? ठीक है, तो आप एक एक्सटर्नल चेक्स होते हैं हमेशा से, इंटरनल चेक्स नहीं होते। एक्सटर्नल चेक्स हैं। अब जुडिशरी की परफॉर्मेंस को जुडिशरी ही मेजर कर रही है, तो दैट इज नॉट द सूटेबल थिंग। अब इसमें पहले था कि जुडिशरी डोमिनेंट जेसीपी होता था, और उसमें अगर कोई उनको लगता था तो वो जुडिशियल काउंसिल को भेज देते थे। अभी भी यही है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर परफॉर्मेंस किसी की सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो जुडिशियल काउंसिल को भेजेगी, लेकिन अभी डिटरमिन कौन करेगा जेसीपी के अंदर चीजों को? वो पार्लियामेंट डोमिनेटेड मेंबरशिप उसकी डिटरमिन करेगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, दिस चेंज, आपकी जो ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी है इसकी, वो आपने इंश्योर की है जुडिशियल आउट लाइक इसके ऊपर ओवरसाइट करके। ओके सर, ठीक है सर, मैं समझ गई, थैंक यू। जी आगे हैं शेहर बाबा। Sorry. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अभी भी जो मतलब अब इसकी सिर्फ और सिर्फ लिमिट इस पे डाल दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर्स देखेगी। पहले होता था फंडामेंटल राइट्स के केसेस भी देख सकती थी। तो बस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने से क्या सिर्फ और सिर्फ वही केसेस ही जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या बाकी भी?
नहीं, 184(3) के भी जाएंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, लेकिन कोई लेके जाएगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसका सुनेगी। आप अगर इसका आर्टिकल देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस वाला, कौन सा था, आई एम नॉट श्योर कौन सा आर्टिकल है। मैं आपको इसका पूरा को न्यू अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन शेयर कर दूंगा। उसमें आपने देखना है कि 184(3) का जो जुरिस्डिक्शन है, पहले वो जैसी सीजेपी के पास होती थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास चली गई। ओके सर, थैंक यू। जी आगे है हमारे पास दीमा, प्लीज दीमा। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरल कॉन्सेप्ट इधर यही बना हुआ है कि जो जुडिशरी थी वो पहले एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी में एड्रेस करती थी। अब जब जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस आ गया तो एग्जीक्यूटिव पे अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? उस पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? तो एग्जेक्टिव पे भी चेक्स एंड बैलेंस है। एग्जेक्टिव के ऊपर सबसे पहले जो हमारी पार्लियामेंट है खुद एक चेक्स एंड बैलेंस रखती है आके एग्जेक्टिव के ऊपर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई उसमें उन्होंने आउटरीच करते हैं तो जुडिशरी स्टिल कोई भी एप्लीकेशन लेके जाए तो वो एंटरटेन करेंगे। अब किस तरह एंटरटेन करेंगे? एंटरटेन तो जुडिशरी नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, वो बंदा जज साहब जो है ना वो एंटरटेन करेंगे। तो जज साहब तो है ना, अभी भी चेक्स तो हैं, लेकिन बंदे उन्होंने चेंज किए कि ये नहीं कर सकता तो वो करेगा, लेट से फॉर एग्जांपल। लेकिन वो चेक्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो रहेंगे आपके एग्जेक्टिव के ऊपर, वो चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है सर, थैंक यू। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स इंक्लूड हैं चीफ जस्टिस की उसमें अपॉइंटमेंट में, तो ये पॉलिटिकल बायसनेस की बेस पे भी तो हो सकती है कि कौन सा जस्टिस हमें ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है तो हम उसको इसको अपॉइंट करें। तो ये भी तो एक इशू क्रिएट कर सकती है बात। इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन अगेन इसका आंसर यही है कि टॉप 3 में से करेंगे ना, वो कोई आउटसाइड से तो लेके नहीं आ सकते। तो अगर इसमें जुडिशरी चाहती है कि जी हम पे इस तरह इंटरफेरेंस ना हो, तो वो जुडिशरी भी अनबायस्ड रहे। वो उनको परसेप्शन तब भी मिलती है ना जब बायसनेस शो की जाती है। जब बायसनेस ही ना शो की जाए तो वो क्यों परसेप्शन मिलेंगे? ठीक है, यस तो सर। एक साइड से तो नहीं होती, दोनों साइड से चल रही हैं, तो फिर ये आ रही है ना चीजें। ठीक है सर, थैंक यू। जी अलीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हमारी गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की कि वो कोई भी अगर एक्ट उसे लगे पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो सर अब इसके बाद जब वो सुमोटो की पावर उससे छीन ली जाएगी तो उसके बाद क्या जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी के पास रहेगी, और अगर है तो वो किस तरीके से उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू की पावर, अब अगर फॉर एग्जांपल वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करेगी। सर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच खुद सुमोटो तो नहीं ले सकता ना, उसके पास भी किसी फोटो नहीं अ, लेगा, कोई एप्लीकेशन बाहर। जाएगी। जी सर, लेकिन सर इससे पहले यही अथॉरिटी थी कि वो सुमोटो ले सकती थी अगर कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट, एक तरह का ये चेक है पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू, तो वो तो ये चीज। केस है, आपकी सिविल सोसाइटी भी लेके जा सकती है। आपकी उतनी जो ढाई कितने कितने करोड़ की आपकी आबादी है, 23-24 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक बंदा भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो इससे तो आपने उनको कंट्रोल किया ना। अब जुडिशरी क्यों उसमें इंटरप्रेट करेगी, इंटरफेयर करेगी? उससे अपनी बायसनेस भी शो होती थी कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव मैटर्स के अंदर मेडलिंग है। एप्लीकेशन जाएगी तो वो एंटरटेन कर लें, उसको रोका तो नहीं किया कि आपने एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करना। तो इसमें तो मैं तो आपके अगेंस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, आपके आर्गुमेंट के अगेंस्ट। ठीक है जी, अच्छा आंसर हो गया आपका। जी अतीका। आई थिंक यू डोंट हैव क्वेश्चन। सानिया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my question is related to paper attempting. Like, first of all, you just mentioned right? Can we write the names of explicitly? Can we write the names of Chief CJP Iftikhar Ahmed? Like, it's generally advised that we cannot write. We should not write the leader's name. So, can we write these names explicitly?
you can write these names because वो आपके पार्ट थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और दिस इज अ लिटरेरी डिस्कोर्स. यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन हिज पर्सनालिटी, यू आर एक्चुअली जस्ट डिबेटिंग हिज डिसीजंस जो कि उन्होंने लिए, और जो उसके ऊपर क्रिटिक है, यू आर जस्ट मेंशनिंग इट. आप उसके जो फेवर भी नहीं कर रहे, ना उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कर रहे हैं. तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ योर जुडिशरी, सो यू कैन टेक द नेम. 200 केस में फिर जस्टिस मुनीर का नाम क्यों लेते हैं? फिर इसमें जो है ना, वो जफर अली खान में जो उनके चीफ जस्टिस है एट दैट टाइम, उनका नाम क्यों लेंगे? फिर तो हम तो कोई भी नाम नहीं लेंगे इस तरह. बिल्कुल हम लेंगे, लिखेंगे ये नाम इस तरह का बैकग्राउंड अगर पूछा जाएगा तो. All right, sir. And my second question is related to quotations. Like, for instance, if some candidate has good arguments and good points, and he or she is not writing these quotations, do you think कि उसकी वजह से score जो है वो affect होता है? Like some candidates score more because उन्होंने ज़्यादा quotations या ये facts and figures चीज़ें डाली होती हैं. मैटर तो करती है ना चीज़ें, डेफिनेटली. आप अगर कोटेशन कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, तो 1 या 2 नंबर पर क्वेश्चन जो है वो आपके ज़्यादा आएंगे जिसने लिखी हैं. तो ये डेफिनेटली एक आपकी चीज़ों को मैटर कर रहे होते हैं. लेकिन अगर किसी को नहीं याद होता तो वो अपने साथ ज़्यादती ना करे, बाकी चीज़ों को कवर कर ले, मे बी वो जीएसए में ज़्यादा स्कोर ले ले. तो ये टोटल कलेक्टिव आपकी चीज़ें हैं. किसी को याद हो जाती हैं चीज़ें, दैट्स फाइन. किसी को नहीं होती तो वो बाकी चीज़ों से अपने चीज़ों को बैलेंस कर सकता है. मुझे नहीं होती थी, मैंने कोटेशंस नहीं लिखी, तो मेरा जब मेरे टाइम पे था तो पाक अफेयर में थोड़ा कम स्कोर था. लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने, मेरे कोलीग्स ने लिखी, उनका थोड़ा अच्छा स्कोर था. ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा. All right, sir. Thank you so much. जी जिशान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा? मैंने मिडिल में ज्वाइन किया तो सारा सुन नहीं सका. जी, आप अपडेट हो जाएगा. अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, मेरे स्टूडेंट है तो आपको गूगल क्लासरूम से मिल जाएगा. थैंक यू सर. जी सिद्रा. नो क्वेश्चन. जी किरण. वालेकुम सर. वाह. सर सर मेरा सवाल ये था कि पाक अफेयर और करंट अफेयर के अब जो क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन वो सेम आते हैं, लेकिन सर मैं पहले भी अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, तो उसमें मेरे करंट अफेयर्स में तो फिर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन पाक अफेयर में मेरे इतने ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं आए. तो सर दोनों के जो पेपर मतलब क्वेश्चन तो अब तकरीबन सेम होते हैं, दोनों ही करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, मतलब प्री पार्टीशन के छोड़ के. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों के जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि मैं अटेम्प्ट एक तरह से ही कर रही होती हूँ, दोनों में डाटा भी देती हूँ सारा कुछ, लेकिन मेरे एक में नंबर अच्छे आ जाते हैं, दूसरे में नहीं आते. मतलब मोस्टली पाक अफेयर है उसमें मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते. अच्छा, करंट अफेयर में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर का ही पेपर लिखाते हैं. पाकिस्तान अफेयर में करंट अफेयर की थोड़ी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं. आप ज़्यादा मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, बुलेट्स इस तरह बना सकते हैं. पाक अफेयर में यू नीड टू हैव मोर पैराग्राफिंग, यू नीड टू ऐड सम कोटेशंस, यू नीड टू गिव सम टेस्ट ऑफ बैकग्राउंड. करंट अफेयर में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती. इसके अलावा पाक अफेयर में स्टूडेंट्स मोस्टली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते जो थोड़ा हिस्ट्री बेस हो. तो एग्जामिनर की फिर एक बायसनेस भी हो जाती है कि यार इसने तो पूरा करंट में डाल दिया, इसको पाक फेयर का लगता है, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पसंद. तो इस वजह से भी कुछ मार्क्स चले जाते हैं. और दूसरा, एमसीक्यूज में मार्क्स भी मैटर कर रहे होते हैं, तो एमसीक्यूज में नंबर लेना भी एक इम्पोर्टेंट है. और इस दफ़ा तो उन्होंने पाक अफेयर में भी अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन लेट से जो प्रीवियस अटेम्प्ट थी 2023 वाली, उसमें इसको टारगेट किया गया था पाक अफेयर को, तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है. लेकिन अभी आप अगर मेरे स्टूडेंट है तो मैं पाक अफेयर में फर्दर गाइड करूंगा आप लोगों को, करंट अफेयर वालों को भी, पाक अफेयर वालों को भी, कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह इंप्रूव करेंगे. ठीक है, तो जस्ट नीड टू होल्ड ऑन और वेट करेंगे, हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे. तो सर मैंने आपका जो मई वाला सेशन था पाक अफेयर का वो वाला लिया हुआ है, तो सर इस सेशन में अगर आप पाक अफेयर पे अगर पेपर प्रेजेंटेशन की क्लास रखें तो उसका प्लीज़ लिंक. ये वाले में आपको एक्सप्लेन नहीं किया था पेपर प्रेजेंटेशन का? सर वो मेरी भी क्लास रहती है, तो बाकी सारी की वो नहीं रहती ना है. क्लास, ये तो बड़ी गलत बात है. सो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ें, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो सर थैंक यू सो मच सर. जी अतीका, क्या क्वेश्चन है आपका?
Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, can you hear me? Yes, I can. जी, I can hear you. आई थिंक आपका माइक परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा, चेक अगेन, और बाद में आप अगर नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन तो व्हाट्सएप कर लेंगे। जी अली, क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। So thank you so much for elaborating in such a superb way. And sir, जितने भी क्वेश्चन है वो तमाम क्लियर हो गए एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस तरह की एम्बिग्यूटी नहीं बची। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट नौयत का है। सर दरअसल मैं पीएमएस देने जा रहा हूँ जिसका 15 तारीख को टेस्ट है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीएमएस की जो मेंस हैं वो सीएसएस से पहले एक्सपेक्टेड हैं या बाद में होंगे? अगर पहले एक्सपेक्टेड हैं तो सर पीएमएस और सीएसएस दोनों ज़ाया हो सकते हैं, और अगर ये बाद में हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली एस्पायरेंट्स का, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मैंने कुछ सोर्सेज से पता किया है, समर सेइंग के चांसेस हैं कि जनवरी में हो बिकॉज चेयरमैन इज इंसिस्टिंग ऑन इट, बट द डिपार्टमेंट इज नॉट इन द फेवर ऑफ इट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि पीपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। इफ दे से कि जी हमने करने हैं तो एक हफ्ता पहले भी वो डेट शीट दे के कंडक्ट कर सकते हैं। तो यू नीड सर सीट्स भी डबल कर दी हैं और चांसेस हैं कि अगले साल वो ना भी लें, इसका कोई पीएमएस का पता भी नहीं होता। तो सर ये बड़ा ना एक पैनिक करने वाली सिचुएशन है। आप तो सर क्या कहते हैं, रिस्क लेना चाहिए? उनको इवैल्यूएट करके देखें कि आपने किसकी अटेम्प्ट देनी है, दोनों की भी दे सकते हैं, डजंट मैटर। ओके थैंक यू सर। जी सिद्रा, क्या क्वेश्चन है आपका? सिद्रा असगर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आई कैन हियर यू। सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में पूछना था। सर ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मैंडेटरी प्रोविजन है, सर हाई कोर्ट में ये रिकमेंडेड प्रोविजन के तौर पे ऐड हुआ है कि वहाँ पे भी बनेंगे हाई कोर्ट्स में, या वहाँ पे भी मैंडेटरी बनेंगी? वहां पे बनेंगे अगर उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करती है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बने। जैसे सिंध असेंबली ने पास किया है तो सिंध असेंबली में, सिंध हाई कोर्ट में बन गए हैं। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि सर जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सारी हमारी चली गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, तो एज ए क्रिटिसिज्म हम ये ले सकते हैं कि, सॉरी सर, 184(3) की गई है। जी सर। तो सर क्रिटिसिज्म के तौर पे कह सकते हैं कि मतलब बल्क ऑफ केसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई केस नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ किस्म के केसेस सुनती है। एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट से अगर कोई फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको फैसले को चैलेंज करता है। ये शुरू होती है ट्रायल कोर्ट से। लेट्स से सिविल कोर्ट, अगर कोई सिविल नेचर है तो सॉरी सिविल केस पे शुरू होगा, सिविल सूट फाइल होगा। अगर कोई सिविल कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सेशन जज पे पास जाएगा। सेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट जाएगा, वहां से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के पास नहीं गई। फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल है, वो मैटर गए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट वाले हैं 184(3) में, 185 वाले गए हैं, और 186 में जिसमें वो जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो एडवाइस मांगते हैं, वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर हैं सिर्फ वही गए हैं। बाकी बैकलॉग तो बाकी केसेस की वजह से बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अतीका, क्या क्वेश्चन है आपका? Assalamualaikum, sir. Sorry, there was connection issue. Sir, I was asking if there is any question starting with critically analyze this and this, for example, 26th Amendment. So in that case, is it mandatory कि हम at the end conclusion से पहले critical analysis लिखें? क्योंकि इस तरह तो पूरा का पूरा आंसर ही critical analysis होगा ना? नहीं, यही मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई क्रिटिकल एनालिसिस ही आप कर रहे हैं अपने आंसर में, तो एंड पे अगर किसी में नहीं पूछा तो अपना क्रिटिकल एनालिसिस ले दें। क्योंकि अगर उसमें कोई आपने एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी जो पहले में नहीं है तो एग्जामिनर कहेगा कि यार इसको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई, मैंने तो पूरे क्वेश्चन में उससे ये चीज पूछी हुई है। तो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं सिंपल, डिस्कस भी क्रिटिकल एनालिसिस है, एक्सप्लेन भी और क्रिटिकल एनालिसिस है। क्योंकि आपने रटी रटाई चीजें तो उसने नहीं कहा कि जैसे कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स बता दें, लिख दें, तो वो एक चीज है। फिर उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस एक अलग चीज है। वो क्वेश्चन ये करता है एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, ब्रीफ करें या क्रिटिकली एनालाइज करें, ठीक है।
तो एक सेम चीज़ें होती हैं उसकी, और मेरे ख्याल से आप अगर क्रिटिकल एनालिसिस अलहदा लिखते हैं फिर कंक्लूजन अलहदा लिखते हैं तो दैट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम. जस्ट नीड टू एंड द आंसर विद योर कंक्लूजन. Yes, sir. Sir, one more thing. If we write critique instead of critical analysis before conclusion, तो in that case वो थोड़ा different नहीं हो जाएगा? क्रिटिक करें, क्रिटिक वो करता है कि इसके ऊपर आप फिर वो करें जी, इसको क्रिटिक करें, मतलब उसको क्रिटिसाइज करें. Yes, sir. यानी उसको क्रिटिकली देखना है ना, क्रिटिकली चीज़ों को देखना है. क्रिटिकली क्या होता है बेसिकली? क्रिटिकली ये होता है कि आप उसको अवेलुएट करें इन बोथ वेज. आप एक एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट उसके ऊपर अपनी Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग दें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बताएं. मतलब रट्टी Sir, रिटाइट दें या एग्जैक्ट कोट ना करें. फॉर एग्जांपल 175A है तो आपसे ये नहीं पूछा कि जी उसके अंदर जेसीपी को आपने इन्हांस कर दिया. आप बताएं कि उसके इन्हांसमेंट की वजह से एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इंक्रीज हो गई है, तो दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज योर क्रिटिकल एनालिसिस. जस्ट वन एग्जांपल आपको दी. yes, sir. Sir, in that case अगर हम scholarly approach लिखते हैं या फिर pros and cons लिखते हैं तो वो भी उसी में ही आ जाएगा critique में. जी वो भी उसी में ही आ जाएगा. और सर आप सजेस्ट करते हैं कि एट द एंड नहीं लिखना चाहिए कंक्लूजन से पहले स्पेसिफिकली क्रिटिकल एनालिसिस. हाँ सिर्फ कंक्लूजन लिखते हैं, जरूरत नहीं है लिखने की, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम ही है. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. जी ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एज आई मेंशनड अर्लियर कि जिस तरह मंडे को मैंने ये लेक्चर देना था आपको 26 अमेंडमेंट का, मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू. तो इस वजह से आज की क्लास मैंने पब्लिक की है. अदरवाइज कल से हमारी जो क्लासेस हैं नो मोर पब्लिक क्लास, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही होगी. और रजिस्ट्रेशन इज़ अगेन क्लोज, तो इसमें अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएंगी. अगर कोई चाहता है तो मेरे एडमिन से बात कर ले, इफ दे अलाउ इट तो दैट्स फाइन. अदरवाइज मेरी तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन के लिए ये क्लास नहीं की गई. सिर्फ इस वजह से की गई है कि आप जो है ना वो इस लेक्चर को जो मैंने कमिटमेंट की थी उसको फुलफिल करूं. लेकिन इफ स्टिल समवन वांट्स टू अगेन रजिस्टर तो यू कैन जस्ट contact my admin. If there is a space they can entertain you. Now we are going to have Pakistan Affairs class, और वो क्लास का भी मैं लिंक आप लोगों के साथ पाकिस्तान अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ. That's all. Thank you and Allah Hafiz. I hope you understand something out of this class.